हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडीसी यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेशन का जो क्वेश्चन पेपर है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। और जो ये क्वेश्चन पेपर है रिसेंट क्वेश्चन पेपर जो 2024 में हमारा क्वेश्चन पेपर हुआ था उसको विथ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर ये था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ द टेबलेटिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है कि हम जानते हैं कि हमारा अगर डोजेस फॉर्म की बात करें तो सबसे कॉमनली यूज जो डोजेस फॉर्म होता है वो टेबलेट है। और हमेशा से जो क्वेश्चंस आते हैं टेबलेट से जरूर क्वेश्चन आता है। तो हमेशा सभी स्टूडेंट्स को टेबलेट को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। टेबलेट का फॉर्मुलेशन, टेबलेट के एवल्यूएशन पैरामीटर्स, टेबलेट का क्लासिफिकेशन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबलेट, ये सब चीजें बहुत अच्छे से कवर करना है। ठीक है। और यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, और यहाँ पर नोट पर आपको ध्यान देना है। नोट अ स्टेज ऑफ द टेबलेट फॉर्मुलेशन। जब अपन टेबलेट बनाते हैं तो कौन सा स्टेप फॉलो नहीं होता है। तो देखिए कोटिंग बहुत जरूरी होती है। अपन जानते हैं अलग अलग टेबलेट आती है। हमारी शुगर कोटेड टेबलेट होती है, ठीक है, फिल्म कोटेड टैबलेट होती हैं। कोटिंग का पर्पस एक्चुअल में देखा जाए तो अल्टीमेटली अगर कोई बेटर टेस्ट वाली ड्रग है तो उसके टेस्ट को मास्क करना, ऊपर से जो टैबलेट है अगर उस पर कोटिंग हो जाती है तो टैबलेट का अपीयरेंस भी बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है। टैबलेट का जो ड्रग रहता है उसको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो जाता है। कई बार क्या होता है, मान लो हमारा ड्रग का जो साइज है या ड्रग का जो डोज है बहुत कम होता है तो वह टैबलेट कोटिंग से कई बार हमारी टैबलेट का साइज भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है। तो इसके पर्पस के लिए टैबलेट की कोटिंग बहुत जरूरी होती है। ये तो स्टेप्स फॉलो होता है भाई। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग देखा जाए तो ये ब्लेंडिंग भी बहुत जरूरी होती है भाई टैबलेट को बढ़ाने के लिए। ठीक है। आपका ग्रेनुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए ग्रेनुलेशन क्यों करते हैं तो भाई जो भी हमारा ड्रग कंटेंट है उसकी अगर यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करना है तो प्रॉपर हमको ग्रेनुलेशन करना होता है। तो इसलिए आपका ग्रेनुलेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग जो है वो इंपॉर्टेंट स्टेप है। कोटिंग हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। ठीक है। तो अल्टीमेटली देखिए हमारा टेबलेट क्योंकि सॉलिड डोजेस फॉर्म है, अगर हम टेबलेट को देखें अपना सॉलिड डोजेस फॉर्म है तो बेटा उस वहां पर फिल्ट्रेशन की जरूरत अपन को नहीं है। फिल्ट्रेशन वहां पर नहीं है। हाँ, टेबलेट के लिए हम सीविंग जरूर फॉलो करते हैं। ठीक है। सीविंग जब हम फॉलो करते हैं तो सीविंग का पर्पस क्या होता है, जब हमने ग्रेन्युलेशन किया तो अगर हमें चाहिए यूनिफॉर्म साइज के ग्रेन्यूल्स तो हम लोग क्या करते हैं, सीविंग करते हैं, हम फिल्ट्रेशन नहीं करते हैं। तो सीधा सीधा आंसर क्या है बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा डी है, फिल्ट्रेशन नहीं। यहां पर अगर क्वेश्चन एग्जाम में वो मॉडिफाइड करे और ये पूछ ले कि टैबलेट जो होता है वहां पे फिल्ट्रेशन आप फॉलो नहीं करते हैं तो उसकी जगह आप क्या फॉलो करते हैं, उसके प्लेस पर कौन सा स्टेप्स होता है, तो जो हमारे ग्रेन्यूल्स फॉर्मेशन हम करते हैं। ठीक है। तो ग्रेन्यूल्स के लिए अगर यूनिफॉर्म साइज के ग्रेन्यूल्स आपको रिक्वायर्ड रहेंगे तो वहां पे आप सीविंग को फॉलो करेंगे। सीविंग को फॉलो करेंगे तो उससे यूनिफॉर्म साइज के ग्रेन्यूल्स मिलेंगे। आगे जाके जो हमारी टेबलेट बनेगी उसका जो ड्रग कंटेंट रहेगा उसकी कंटेंट यूनिफॉर्मिटी भी हमारी मेंटेन रहेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है भाई अपना डी आंसर एकदम करेक्ट है। टेबलेट को लेके हमेशा याद रखना, टेबलेट से आपसे इवेल्युएशन पैरामीटर, फ्राइबिलिटी लिमिट क्या होती है, उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम क्या होता है, डेजोल्यूशन टाइम क्या होता है, कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं इवेल्युएशन, वो सब चीजें आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर क्या होगा, डी आंसर अपना करेक्ट होगा। कोई भी टेबलेट आप बनाएंगे सबसे जरूरी स्टेप्स क्या होते हैं भाई, सबसे पहले तो आपको मटेरियल हैंडलिंग करना पड़ेगा, उसकी वेइंग करना पड़ेगी, स्लगिंग हो सकता है, ब्लेंडिंग करेंगे, ग्रेनुलेशन करेंगे, ये सब स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ ग्रेन्यूल्स है, आप वहां पे कई बार अलग अलग मेथड्स होते हैं हमारे टेबलेट फॉर्मुलेशन की, आपकी डायरेक्ट कंप्रेशन हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा आपका वेट ग्रेनुलेशन मेथड हो सकता है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड्स हो सकते हैं, अलग अलग मेथड्स हम करेंगे। उसके बाद जब आप टेबलेट बन जाएगा तो कोटिंग करेंगे। कोटिंग में आपकी भाई शुगर कोटिंग हो सकती है, इसके अलावा फिल्म कोटेड टैबलेट हो सकती है, और अगर आपको साइट स्पेसिफिक डिलीवरी चाहिए तो उसके लिए फिर अपन ये इंट्रिक कोटेड टैबलेट हम यूज करते हैं। इंट्रिक कोटिंग का पर्पस क्या होता है
कि ये जो इंटरेक्ट कोटिंग होती है ये हमारी स्टोमक में ड्रग का रिलीज नहीं होता, ठीक है। कई ड्रग्स चाहते हैं हम कि कहां पर एब्जॉर्ब हो, इंटेस्टाइन तक अगर ड्रग की डिलीवरी करना है तो वहां पे फिर हम इंटरेक्ट कोटेड टैबलेट का यूज करते हैं। और इंटरेक्ट कोटेड टैबलेट हमें साइट स्पेसिफिक कंट्रोल देता है कि जो हमारा पॉलीमर हम यूज करेंगे वो एल्कलाइन कंडीशन में ही डिसॉल्व होगा और हमारी ड्रग का रिलीज कहां पर होगा, इंटेस्टाइन में होगा। तो इंटरेक्ट कोटेड टैबलेट आती है। इसके अलावा अपन ने देखा सस्टेन्ड रिलीज। सस्टेन्ड रिलीज जो टैबलेट होती है ये टैबलेट के एक्शंस को प्रोलॉन्ग करती है। सस्टेन्ड रिलीज जो होती है वो टैबलेट के एक्शन को क्या कर देती है, प्रोलॉन्ग कर देती है। तो यहाँ पर टैबलेट के एवेल्युएशन पैरामीटर्स बहुत कॉमन है, जैसे आपका भाई कंटेंट यूनिफॉर्मिटी है, वेट वेरिएशन है, फ्लायबिलिटी है, हमारा डिसइंटीग्रेशन टेस्टिंग, डिसोल्यूशन टेस्टिंग, हार्डनेस, ये सब चीजें टैबलेट के एवोल्यूशन पैरामीटर बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना। तो यहाँ पर टैबलेट के फॉर्मुलेशन पे कहीं पर भी फिल्ट्रेशन जैसा स्टेप फॉलो नहीं होता। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एज पर द एफडीए, ठीक है, एफडीए के अकॉर्डिंग, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, सस्पेक्टेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन, जैसे कोई ड्रग प्रोडक्ट है और उसका क्लिनिकल ट्रायल हो गया है और वो मार्केट में आ चुका है, तो अगर उससे आपका कोई सस्पेक्टेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन आता है, ठीक है, तो ड्रग शुड बी डिस्क आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंटेड विद इन हाउ मेनी इयर्स ऑफ द एंट्री इनटू द मार्केट। भाई आपको उसका डॉक्यूमेंटेशन कितने दिन के अंदर कर देना है, तो उसका गाइडलाइन है बेटा कम से कम आपको थ्री इयर्स के अंदर ही क्या करना पड़ेगा, आपका उसका डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी होता है। होता ये है जब भी कभी न्यू ड्रग डेवलपमेंट किया जाता है तो सबसे पहले हमारी ड्रग होती है इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग, ठीक है, इस पर अभी रिसर्च चल रहा है। इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग है आपका, आपने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले उसकी आपने इन वाइट्रो टेस्टिंग की, ठीक है, आपने लैब में सभी चीजें चेक कर ली, फिर आपने एनिमल टेस्टिंग किया उसको, ठीक है, प्री क्लिनिकल स्टडी हम इसको बोलते हैं। इसके बाद जब आप ड्रग की टेस्टिंग ह्यूमन में करोगे, क्लिनिकल ट्रायल कहलाता है। ह्यूमन में ड्रग की टेस्टिंग को क्या कहते हैं, क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल जो होता है अपन जानते हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में जो हमारा शेड्यूल 22 होता है उसके अकॉर्डिंग ये पूरा करना पड़ता है। अब इसके बाद जब क्लिनिकल ट्रायल का आपका फेज 1 टेस्टिंग की जाती है, फेज 1 टेस्टिंग हमेशा याद रखना हेल्दी ह्यूमन बींग्स में की जाती है, पेशेंट्स में नहीं की जाती। और फेज 1 का पर्पस ही होता है ड्रग की सेफ्टी और टॉक्सिसिटी को डिटरमाइन करना। ये यहां से स्टार्ट हो जाता है, सेफ्टी टॉक्सिसिटी डिटरमाइन करना है, किसमें करना, हेल्दी ह्यूमन बींग्स में करना, पेशेंट्स नहीं लेना। लेकिन अगर आप एंटी कैंसर ड्रग का रिसर्च कर रहे हैं बेटा तो फिर फेज 1 में भी आपको पेशेंट को ही लेना है, क्योंकि एंटी कैंसर ड्रग हम जानते हैं साइटोटॉक्सिक ड्रग्स होती हैं, बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। अगर हम उसको हेल्दी ह्यूमन बींग्स को देंगे तो 100% उसकी बॉडी में क्या होगा, मेजर टॉक्सिसिटी कॉज होगी। तो हम किसी भी एक अच्छे पर्सन के लिए रिस्क नहीं ले सकते। तो अगर एंटी कैंसर ड्रग की टेस्टिंग करना है तो अपन किस पे करते हैं, फेज 1 में भी हम क्या लेते हैं, पेशेंट को ही लेते हैं। और जनरली हम फेज 1 जो ट्रायल करते हैं उसका नाम होता है ह्यूमन फार्माकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है, उसमें हम किसको लेते हैं, हेल्दी ह्यूमन बींग्स को लेंगे। जैसे फेज 1 कंप्लीट होता है हम फेज 2 की ओर चलते हैं। अब फेज 2 जो होता है इसको अपन बेसिकली ड्रग का थेरेप्यूटिक इफेक्ट देते हैं, इसको बोलते हैं थेरेप्यूटिक एक्सप्लोरेटरी ट्रायल बोला जाता है। जिस कैटेगरी का हमने ड्रग बनाया उस कैटेगरी के पेशेंट में यूज करेंगे, हम यहां से पेशेंट में यूज करेंगे। और ध्यान रखना पेशेंट में यूज करोगे ड्रग का, अपन देखेंगे कि ड्रग उस बीमारी को ठीक कर पा रहा है या नहीं, उसकी इफिकेसी को चेक करेंगे, ठीक है। लेकिन जिंदगी तो पेशेंट की भी होती है भाई, तो सेफ्टी एंड टॉक्सिसिटी तो हर स्टेप पे फॉलो होगा। स्टार्ट कहां से होता है, फेज 1 से। फेज 2 में अपन देखेंगे थेरेप्यूटिक इफेक्ट अलोंग द कंसिडरेशन ऑफ द सेफ्टी एंड टॉक्सिसिटी टू द पेशेंट, तो ये हो गया। अब आता है फेज 3, इसको कहा जाता है थेरेप्यूटिक एबिलिटरी ट्रायल या थेरेप्यूटिक कंफर्मेटरी ट्रायल। अब आपने मान लो ये आपने कुछ पेशेंट्स लिए हमारे, अब अपन लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स में करेंगे, किसमें करेंगे, लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स में करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के वो पेशेंट्स होंगे और सभी पेशेंट्स में चेक करेंगे कि भाई उनकी बीमारी ठीक हो रही कि नहीं, एफिकेसी देखेंगे, ड्रग का थेरेप्यूटिक इफेक्ट देखेंगे अलोंग कंसिडरेशन ऑफ सेफ्टी एंड टॉक्सिसिटी। जब आपका फेज 3 कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम जाते हैं कहां पर, यहां पर ड्रग की परमिशन मिल जाती है मार्केटिंग की। और फिर इसका आता है फेज 4। फेज 4 जो होता है ये पोस्ट मार्केट सर्वाइलेंस होता है, जब पेशेंट्स ड्रग को यूज करने लगे, अगर उस दौरान कोई एडवर्स इफेक्ट रिपोर्ट होता है
तो उसको डॉक्यूमेंटेड करने का जो पीरियड है वो कितना है, 3 इयर्स के अंदर उस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को उसको डॉक्यूमेंट कराना जरूरी होता है एज पर द गाइडलाइन। तो इसलिए इसका आंसर क्या है बेटा, अपना 3 जो है एकदम करेक्ट आंसर है। तो इसका सीधा सीधा आंसर हमारा बी आंसर एकदम करेक्ट था। तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, हमेशा क्लिनिकल ट्रायल से क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसे पूछा क्लिनिकल ट्रायल, भाई शेड्यूल क्या होता है, बाई होता है। क्लिनिकल ट्रायल कभी डायरेक्ट नहीं करते, क्लिनिकल ट्रायल के लिए पहले आपको इन वाइट्रो टेस्टिंग करना होती है, एनिमल स्टडीज करना होती है। जब वहां पर हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है तो फिर हमको क्लिनिकल ट्रायल का परमिशन लेना पड़ता है, ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट कर सकते। तो हमें हमारी जो ड्रग रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, वहां से हमको क्लिनिकल ट्रायल की परमिशन मिलती है। फिर वो पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर क्लिनिकल ट्रायल को कंडक्ट कराता है। फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल्स हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स में होता है, वहां पे 5 to 10 हेल्दी ह्यूमन वॉलंटियर्स को हम यूज कर सकते हैं। फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल जो होता है उसको अपन का पर्पस है थेरेप्यूटिक इफेक्ट को फाइंड आउट करना, तो उसको बोला जाता है थेरेप्यूटिक एक्सप्लोरेटरी ट्रायल। इफिकेसी को फाइंड आउट करते हैं, उसमें नंबर ऑफ पेशेंट्स हम 100 तक ले सकते हैं। फिर आपका जो आता है 100 to 300 पेशेंट्स हम उसमें यूज कर सकते हैं। फिर फेज 3 आता है, उसमें लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं, 500 से ले जाके आप 3000 तक ले सकते हो। और उसमें अलग अलग सेंटर्स पे किए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स पे किए जाते हैं, क्योंकि कोई ड्रग का जो अप्रूवल होता है वो ग्लोबली होता है, तो आप एक पर्टिकुलर रीजन के लिए नहीं कर सकते। तो फेज 3 आता है, और जैसे ही फेज 3 कंप्लीट हो जाता है हमारे ड्रग को मार्केटिंग की परमिशन मिल जाती है। फिर अगर पोस्ट मार्केट सर्वाइलेंस है, अगर ड्रग में कोई एडवर्स इफेक्ट रिपोर्ट होता है, जो सेक्शन होता है उसको अपन फार्माकोविजिलेंस बोलते हैं। अगर कोई ड्रग को हम नॉर्मली यूज करते हैं, उसका स्टैंडर्ड यूज करते हैं, उस दौरान अगर एडवर्स इफेक्ट आ रहा है तो वो फार्माकोविजिलेंस सेक्शन कवर करता है, और उसका जो टाइम पीरियड रखा गया है वो कितना है आपका, 3 इयर्स में उसको डॉक्यूमेंटेड कराना मैंडेटरी होता है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आया आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमनली यूज केमिकल स्लाइजिंग एजेंट इन फार्मास्यूटिकल स्लाइजेशन प्रोसेस। कौन सा केमिकल एजेंट जो है जिसको हम स्लाइजेशन के लिए यूज नहीं कर सकते। स्लाइजेशन मतलब आपका जो भी पैथोजेनिक माइक्रोजिम है, लाइफ फॉर्म है, उनको क्या करना, अपन को डिस्ट्रॉय करना है। क्योंकि अगर वो हमारी बॉडी में जाएंगे तो हो सकता है फ्यूचर में वो कोई क्या कर दे, इन्फेक्शन कर दे। जैसे पायरोजेंस वगैरह रहते हैं, अपन जानते हैं उससे फीवर आने लगता है। तो जनरली ये कंसिडरेशन अपने पेरेंटल और ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट के लिए मैंडेटरी होता है, वहां पे ये चीज आपको फॉलो ही करना पड़ती है। डिफरेंट डिफरेंट स्टरलाइजेशन मेथड्स होते हैं, हमारे थर्मल मेथड्स होते हैं, नॉन थर्मल मेथड्स होते हैं। तो वहां पर ये पूछ रहा है कि जो केमिकल, कौन सा केमिकल यूज नहीं किया जाता। देखिए फॉर्मेलिहाइड को हम यूज करते हैं बेटा, ठीक है, इथाइलिन ऑक्साइड को भी यूज करते हैं, गैसियस एजेंट्स होता है ये हमारा, ठीक है। यहाँ पे सोडियम हाइपोक्लाइड, देखो हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा अगर आप देखें, ठीक है, कोविड-19 के समय भी हमने देखा था, जो हमारा सोडियम हाइपोक्लाइड का सॉल्यूशन होता है इसको यूज किया जाता है। आप देखें अगर वाटर के लिए बात करते हैं डिसइंफेक्शन के लिए, तो हम वहां पे आपका क्या यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और ये क्लोरीन, ये CO, ये Cl2 होता है, ये ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है, कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो इनको हम यूज करते रहते हैं। तो ये बेसिकली जो होता है ये सभी यूज होते हैं। हमारा हाइड्रोजन, बेटा हाइड्रोजन का क्या यूज करोगे आप, देखो हाइड्रोजन वैसे भी देखा जाए तो एक्सप्लोजिव गैस होता है हमारा, तो हाइड्रोजन को हम यूज नहीं करते। हाँ, हाइड्रोजन का अगर कोई पूछता है बेटा कि हाइड्रोजन गैस का आप यूज कहाँ करते हो हमारे फार्मेसी में, तो हम ये बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन को एज अ कैरियर गैस हम गैस क्रोमेटोग्राफी में यूज करते हैं। लेकिन गैस क्रोमेटोग्राफी में भी क्या होता है कि एक्सप्लोजिव नेचर होता है ना, तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं हीलियम। हीलियम हमारा सबसे कॉमनली यूज क्या होता है, कैरियर या मोबाइल फेज होता है गैस क्रोमेटोग्राफी में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन को हम यूज नहीं करते हैं एज अ स्लाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो इसका आंसर सीधा सीधा क्या होगा, हाइड्रोजन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गैसेस स्लाइजेशन, भाई कोई भी माइक्रोजिम को आपको किल करना है तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं फॉर्मेलिहाइड, सल्फर डाइऑक्साइड इनको यूज कर सकते हैं, इथाइलिन ऑक्साइड को यूज कर सकते हैं, बीटा प्रोपियोलैक्टोन को यूज कर सकते हैं, इनको हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन को यूज नहीं करते। सोडियम हाइपोक्लाइड का फार्मूला बच्चे भूल जाते हैं। देखिए सोडियम हाइपोक्लाइड का फार्मूला बिल्कुल सरल है, ये सोडियम ऑक्साइड लिख लीजिए आप और क्लोरीन लिख दीजिए। देखिए यहाँ पर ये NaOCl है। अगर आपसे कोई ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला पूछता है तो ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड है और आपको क्लोरीन लिख देना है। ये हमारे ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है और ये हमारे सोडियम
हाइपोक्लोराइड का फार्मूला है, यहाँ पे सिंगल क्लोरीन होता है, तो ये इजीली याद हो जाएगी। अब आगे मान लो कभी क्वेश्चन आता है कि ये क्या रिलीज करते हैं, अल्टीमेटली ये क्लोरीन को ही रिलीज करते हैं, और वही क्लोरीन क्या करता है, एज अ डिसइंफेक्टेंट हमारा काम करता है। जो सोडियम हाइपोक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर है, इसको हम डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। अल्टीमेटली ये क्या होता है, हमारा नॉन लाइव सरफेस पर यूज होता है। एंटीसेप्टिक उसको बोलते हैं बेटा, जैसे अपना सैनिटाइजर आता है, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर होते हैं उसमें हमारे, तो वो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर हम लाइव सरफेस पर अप्लाई कर रहे हैं, हैंड पर अप्लाई कर रहे हैं, तो वो एंटीसेप्टिक है। तो ये जनरली हमारे क्या होते हैं, डिसइंफेक्टेंट के फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है, इसको याद रखना है। हम हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में भी रहता है, जब ब्लीचिंग एजेंट भी आते हैं हमारे, अल्टीमेटली ये लोग क्या करते हैं, क्लोरीन का रिलीज करते हैं। ये अच्छे से याद रखना, दोनों के फार्मूले आपको मिल सकते हैं एग्जाम में, सोडियम हाइपोक्लोराइड और हमारा ये ब्लीचिंग पाउडर, ये बहुत कॉमन है, तो इसको एग्जाम में पूछा जा सकता है, डिसइंफेक्टेंट है। अगर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह के लिए देखें तो क्लोरोहेक्साडीन को हम कॉमनली यूज करते हैं, जो क्लोरोहेक्साडीन होता है उसको यूज किया जाता है। तो ये अच्छे से याद रखेंगे बेटा अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एनाटॉमिकल स्टडी ऑफ द एपिकॉक रूट, द कॉर्टेक्स इज आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ, ये हमारा एपिकॉक है। एपिकॉक अपन जानते हैं अच्छे से कि जो एपिकॉक होता है, इससे एक्टिव कॉन्स्टेंट जो हमारा, इसका अपन राइजोम और रूट यूज करते हैं, और इसमें से जो रिलीज होता है वो इमेटीन होता है, और इमेटीन में देखा जाए तो एंटी अमीबिक प्रॉपर्टी भी होती है, और इमेटीन हमारा एमिटिक एजेंट भी होता है, वोमिटिंग को भी इंड्यूस करता है। जब पॉइजनिंग केसेस हो जाते हैं तो इपीकॉक का सिरप यूज किया जाता है। तो इपीकॉक पे हमेशा क्वेश्चन बनता है। तो इपीकॉक जो है अल्टीमेटली, अगर इसकी केमिकल क्लासिफिकेशन देखें या इसका हम देखें कि थ्रिप्टिक यूज क्या है, तो इपीकॉक का मेन पर्पस होता है कि इसमें एंटी अमीबिक प्रॉपर्टी होती है, जैसे मेट्रोनोजॉल है भाई, नाइट्रोमिडाजोल होता है, वो एंटी अमीबिक होता है। ऐसे इसमें से आपका जो रिलीज होता है वो इमेटीन रिलीज होता है। इमेटीन आपका टॉक्सिक होता है एल्कलॉइड, बट इमेटीन जो होता है प्रॉपर्टी तो रहती है बेटा, इमेटिक एजेंट होता है, ऊपर से क्या होता है, हम आपका एंटी अमीबिक एजेंट भी होता है। तो जब इसका हम अपना माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टराइजेशन करते हैं फार्माकोग्नोसी में, इसका टीएस लेते हैं कॉर्टेक्स का, तो उसके कॉर्टेक्स में क्या स्पेशल फीचर हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए पेरेन्काइमा विद सेल विद द टेनिन, तो ये टेनिन नहीं है तो आंसर नहीं होगा। स्टार्च ग्रेन नहीं होगा आंसर। कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल, अब यहाँ पे कैल्शियम ऑक्जेलेट जो क्रिस्टल है बेटा, उसका टाइप नहीं लिखा। तो जब कभी एक हमेशा याद रखना एक बात, कि जब आप क्वेश्चन पेपर देते हो और अगर दो ऑप्शन में कुछ चीजें सेम मिलती हैं, तो ये तो श्योर है कि आंसर उन्हीं दोनों में से है। आप देखिए ए ऑप्शन में क्या लिखा है, रोजेट क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट, और यहाँ पे लिखा है कैल्शियम ऑक्जेलेट, मतलब अब आंसर क्या होने वाला है, कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल का ही आंसर होने वाला है। अब यहाँ पे एक नॉर्मल बात लिखी हुई है, ये तो आंसर अपन लगा नहीं सकते भाई, कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल तो अलग टाइप के होते हैं, प्रिज्म भी होते हैं, ग्रेफाइट्स भी होते हैं, क्रिस्टल भी होते हैं। तो अब यहाँ पर जो है सीधा लिखा हुआ है रोजेट क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट, तो ये आंसर हमारा सही होगा। ये बी और सी तो वैसे भी नहीं है पिक्चर में। जब कभी आपको कोई चीज बढ़ने वाला लिखा हो, क्वेश्चन में कोई चीज कम करने वाला लिखा हो, जब ऐसी चीजें लिखी रहती है तो इसका ये हो जाता है कि ये इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर होने वाला है। तो बी और सी तो आंसर अपन जा नहीं सकते। तो इसमें क्योंकि ये कॉमन लिखा है और ये स्पेसिफिक है, तो हमेशा जो स्पेसिफिक रहेगा वो आंसर दिया जाएगा। तो ये रोजेट क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट हमारे प्रेजेंट होते हैं, तो आंसर क्या होगा, ए आंसर अपना एकदम करेक्ट होगा। ए आंसर हमारा एकदम करेक्ट होगा। इसका जो अपन ने टीएस लिया एपिकॉक का, तो उसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल हमको देखने को मिले। इसका अपन जानते हैं कि बायोलॉजिकल सोर्स होता है, क्या यूज होता है, रूट और राइजोम यूज होता है, सिफेलस इपिकाक्वाना उसका नाम होता है, रूबेसी फैमिली होती है। यहाँ पर याद रखना है कि सबसे मेन है कि इसमें आपके जो स्टार्च ग्रेन्स भी प्रेजेंट होते हैं, एसिलर क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट भी प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पर हमारा जो है इसको ध्यान रखना, तो सीधा सीधा आंसर अपन ने ए आंसर एकदम इसका करेक्ट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन हमेशा अपन पे बनना चाहिए। यहाँ पर लिखा है कि कौन सी डिसीज जो है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, जो आपका एनसीडी होता है बेटा, एनसीडी एक डिपार्टमेंट होता है हॉस्पिटल में, इसको कहा जाता है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज वो होती है जो भाई पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर नहीं होती, जैसे डायबिटीज है भाई, डायबिटीज अगर किसी को है तो जरूरी नहीं है कि बाजू में डायबिटीज है उसके बाजू में हम बैठ जाएंगे तो हमें डायबिटीज हो जाएगी, ऐसा नहीं है। डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, कैंसर, ये सब चीजें जैसे डायबिटीज है भाई, नॉन कम्युनिकेबल है।
कैंसर नॉन कम्युनिकेबल है, ठीक है, रूमेटिक फीवर आपका नॉन कम्युनिकेबल है, लेकिन लेप्रोसी बेटा कम्युनिकेबल है। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी होती है, इससे कई बार ये कॉन्टैक्ट से आपकी स्प्रेड कर जाती है। तो ये माइक्रोबैक्टीरियम जो लेप्री से कॉज होती है, या जो हमारी ट्यूबरकुलोसिस है, ये हमारी क्या होती है, कम्युनिकेबल डिसीज है। और जनरली जो इन्फेक्शियस जितनी भी डिसीज है, जो पैथोजेंस आपके रहते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म, उनसे जो हो रही होती हैं, वो कम्युनिकेबल डिसीज की कैटेगरी में आती है हमारी, चाहे वो एसटीडी हो या वो हमारे वायरल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, जनरली वो क्या आते हैं, कम्युनिकेबल डिसीज में आते हैं। प्रोटोजोअल इन्फेक्शन जैसे मलेरिया भाई, उनमें कई बार कम्युनिकेबल डिसीज से क्वेश्चन आता है, तो वो आप पूछ सकते हैं कि भाई मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका, कैरियर क्या है, ये भी क्वेश्चन आता है। जैसे पूछा कि मलेरिया कैसे स्प्रेड करता है, तो अपन को पता है फीमेल एनाप्लिज मॉस्किटो के बाइट से वो करता है। अगर वो मलेरिया के पेशेंट को बाइट करके आता है और एक नए पेशेंट को बाइट करता है, तो स्प्रेड कर जाता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, ये हमारी नॉन कम्युनिकेबल है, ये नॉन कम्युनिकेबल, ये नॉन कम्युनिकेबल। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 ओनली, ये हमारी क्या है, सभी जो होती हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, इनको एनसीडी बोलते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेटा एनसीडी क्लिनिक चल रहा है, हमारी भारत सरकार बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च कर रही है एनसीडी के लिए। एनसीडी क्या होता है भाई, एनसीडी मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, तो उन पर भी फोकस करना जरूरी है, क्योंकि वो भी हमारे नेशन की हेल्थ को, क्वालिटी को अफेक्ट कर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा चिकनगुनिया। देखो ये भी डिसीज का क्वेश्चन है, हमेशा डिसीज से क्वेश्चन पेपर में आता ही है। आप कोई भी एग्जाम दोगे, आपको डिसीज का क्वेश्चन जरूर मिलेगा। डिसीज में सबसे ज्यादा कम्युनिकेबल डिसीज, उसमें आप वेक्टर का नाम पूछ लेंगे आपसे, मोड ऑफ ट्रांसमिशन पूछ सकते हैं, पॉजिटिव एजेंट पूछ सकते हैं। जो चिकनगुनिया है, ये वायरल डिसीज होती है भाई, ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर होती है। उसका प्राइमरी वेक्टर क्या है, किस फॉर्म में वो ट्रांसफर होती है। तो जैसे मलेरिया देखा जाए, प्रोटोजोअल डिसीज होती है, फीमेल एनाफ्लिस से होता है, अपन जानते हैं। इसके अलावा जैसे अपन देखें डेंगू, डेंगू भी हमारा वायरल होता है बेटा। डेंगू कैसे ट्रांसफर होता है, चिकनगुनिया कैसे ट्रांसफर होता है, तो इसका जो सीधा सीधा आंसर होगा, जो हमारा एडीज इजिप्टी होता है, इससे आपका ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो याद रखना है, सीधा सीधा आंसर क्या होगा आपका, सी आंसर इसका करेक्ट है। इसी से हमारा ये वायरल जो इन्फेक्शन है वो ट्रांसफर होता रहता है। इसका जो स्पॉटेड रहता है मॉस्किटो, चिकनगुनिया या जो डेंगू है, जब बारिश का सीजन होता है, जब वाटर स्टोर होता है, तो ये क्लीन वाटर जो रहता है, साफ जो वाटर होता है, उसमें ये वाला मॉस्किटो हमारा पनपता है। तो ये मॉस्किटो अगर पनपता है ना, तो इससे जब ये बाइट करता है, तो चांसेस होते हैं कि अगर ये इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करके आया होगा और हमें बाइट कर देगा, तो हो सकता है कि क्या हो सकता है, डेंगू या चिकनगुनिया का इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एडीज जो मॉस्किटो रहता है, एडीज इजिप्टी और एडीज आपका एलोपेक्टस, इससे ये ट्रांसफर है। स्पॉटेड रहता है बेटा, ये भी पूछ सकते हैं, स्पॉटेड मॉस्किटो रहता है, ये अलग दिखता है, ओके। ध्यान रखना है इसको अच्छे से। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल कंपाउंड इन यूज एज एंटीसेप्टिक इन माउथ वॉशेस, ठीक है। माउथ वॉशेस को फेस वॉश मत समझ लेना, माउथ वॉशेस मतलब जो गार्गल्स वगैरह में रहते हैं, एंड थ्रोट लोजेंस। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, ये सभी यूज होते हैं बेटा, इनमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो माउथ के प्रिपरेशन में यूज ना होता हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यहां से बात यह आती है कि अब हमें बेस्ट पे जाना पड़ेगा। किस पे जाना पड़ेगा भाई, अपन को बेस्ट आंसर चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम बेस्ट ऑप्शन पर जाते हैं कि हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, तो यहाँ पर देखिए जो यूकेलिप्टस से ये यूकेलिप्टॉल मिलता है, ठीक है। कैम्फर ये भी यूज कर सकते हैं। इनके साथ क्या होता है, ये एरोमेटिक है, जैसे मेंथॉल है, ये एरोमेटिक है। मेंथॉल देखिए हमारे च्युइंगम्स वगैरह में भी रहता है मेंथॉल, हमारे बहुत सारे माउथ के जो प्रोडक्ट आते हैं उनमें रहता है, लेकिन ये एरोमेटिक है भाई, ठीक है। तो ये थाइमोल जो होता है, इसको हम जनरली बेस्ट यूज करते हैं अपने माउथ वॉशेस के लिए और थ्रोट लॉजेंस के लिए एज अ मेडिसिनली। मेडिसिनली किसको, थाइमोल को। बाकी यूज बेटा सभी को कर सकते हैं, लेकिन अब क्योंकि ऑप्शंस ऑल दिया नहीं है, तो अपन यहां प्रेफर किसको करेंगे, थाइमोल जो ऑयल होता है, उसको हम थाइमोल को इसमें प्रेफर करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इरिथ्रोसाइट। भाई ये तो हर बच्चा जानता है कि हमारी इरिथ्रोसाइट, अपनी आरबीसी जो होती है, उसका शेप कैसा होता है। आरबीसी का शेप पूछा है केवल बेटा, आरबीसी हमारी कैसी होती है, बाइकॉन्केव शेप होती है। उसका भी एक बेनिफिट है, उससे क्या होता है भाई, उसकी कैपेसिटी, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये सीधा सीधा आंसर अपना ए होगा। यहाँ पर आंसर अपना ए एकदम करेक्ट था कि इस शेप का भी बेनिफिट है, ठीक है। जैसे अपन ने देखा सिकल सेल एनीमिया हो जाता है,
तो वहां पे शेप बदल जाता है। यहाँ पे बाय कॉन्केव शेप जो होता है, इससे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, डायरेक्ट कंप्रेशन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में आप कर रहे हैं, तो कौन सी ड्रग भाई अगर आप यूज करना चाहते हो डायरेक्ट कंप्रेशन के लिए एक ड्रग को चूज कर रहे हो, तो वो कौन सी ड्रग आप यूज करेंगे? डायरेक्ट कंप्रेशन समझते हो, उसमें ग्रेन्यूल्स नहीं बनाएंगे, आप सीधा लेंगे, उसमें डायलुएंट ऐड करेंगे, हमारी ड्रग को यूनिफॉर्मली मिक्स करेंगे और उसका सीधा अपन कंप्रेशन कर देंगे। डायरेक्ट कंप्रेशन में थोड़ा सा समय बच जाता है और जो अपना वेट ग्रेजुलेशन होता है, पहले मॉइस्ट मास बनाना पड़ेगा, ग्रेन्यूल बनाना पड़ेंगे, ग्रेन्यूल को ड्राई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट कंप्रेशन करते हो तो क्या ध्यान रखना पड़ेगा? ये आपकी जो ड्रग यूज करोगे, जो एपीआई आप यूज करोगे, उसमें सबसे ज्यादा किस बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा? तो ये देखिए, हाई डोज रिक्वायरमेंट, ठीक है, गुड फ्लो एंड कंप्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टी, ठीक है, हाई। अब इसमें देखो, यहाँ पर ये क्वेश्चन जो कह रहा है ना बेटा, ये अगर कोई बंदा अपन जैसे पढ़ते हैं ना एप्टीट्यूड, अगर आप यहाँ पे मैच कर लोगे तो भी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट कंप्रेशन करना है भाई, तो दबने का पावर होना भी तो चाहिए, कंप्रेसिबिलिटी होना भी तो चाहिए उस प्रोडक्ट में, उस ड्रग में क्या होना चाहिए? कंप्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टी होना चाहिए, तभी हम उसको यूज करेंगे। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, हमारा आंसर क्या होगा? बी आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना अच्छे से कि भाई कंप्रेशन अगर आप करना है तो कंप्रेसिबिलिटी होना चाहिए। व्हाट इज द मेजर कंसर्न एसोसिएटेड विद द थेरेप्यूटिक यूज ऑफ द सोडियम नाइट्राइड? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, हमेशा याद रखना, सोडियम नाइट्राइड NaNO2 का यूज पूछा गया है। हमेशा कोई भी फार्मासिस्ट का एग्जाम होगा, ये चीज अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लो कि जो एंटीडोट होता है और जो पॉइजनिंग होता है उसका क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। एंटीडोट और पॉइजनिंग का क्वेश्चन, जैसे उन्होंने पूछा ओपीएम की पॉइजनिंग हुई तो आपने बताया सर नेलेक्सोन दिया जाएगा एंटीडोट में। अगर ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग होती है तो अपन प्रालिडॉक्सिन को देंगे, एट्रोपिन को सिम्प्टोमेटिक कंट्रोल के लिए। उन्होंने पूछा बेंजोडाइजेपिन की पॉइजनिंग हुआ है, आपने कहा सर हमने फ्लूमैजिनिल को यूज किया। उन्होंने पूछा कि अगर आपको पॉइजनिंग हुआ है मेथनॉल का तो फॉमेपिजोल एंटीडोट देंगे आप। तो ये एंटीडोट पे क्वेश्चन जरूर बनता है। अब यहाँ पर पूछा है कि भाई ये सोडियम नाइट्राइड, मैं आपको बताता हूं सोडियम नाइट्राइड का यूज होता है साइनाइड पॉइजनिंग में। अब आप बोलोगे सर साइनाइड पॉइजनिंग का तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, सर तो हम क्या करें? एक्चुअल में क्या होता है, जब साइनाइड पॉइजनिंग होती है तो जो हमारा हीमोग्लोबिन में फेरस फॉर्म होता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि हम चाहते हैं ये वाला फॉर्म, अगर ये फेरस फॉर्म रहता है तो इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी अच्छी होती है और यही हमारे आरबीसी में मेनली वर्क करता है। अगर ये फेरिक फॉर्म बन जाता है तो उसको कहा जाता है मीथ हीमोग्लोबिमिया। क्या कहते हैं? मीथ हीमोग्लोबिमिया। मीथ हीमोग्लोबिमिया आपने पढ़ा होगा, एंटी एंजाइनल ड्रग होते हैं, हमारे ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स होते हैं, उनका एडवर्स इफेक्ट होता है। ठीक है, क्या होता है? मीथ हीमोग्लोबिमिया। कई बार कोई कोई एडवर्स इफेक्ट हमारे लिए वरदान बन जाते हैं। तो जब साइनाइड पॉइजनिंग होती है, ठीक है, जब साइनाइड पॉइजनिंग होती है तो उस केस में क्या होता है कि जो मीथ हीमोग्लोबिन वाला पॉइंट होता है, ये साइनाइड इससे इंटरेक्ट नहीं कर पाता, इसको ज्यादा अफेक्ट करता है, तो हम मीथ हीमोग्लोबिन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर हम यहां पर यूज करते हैं यहाँ पर सोडियम थायोसल्फेट को। तो वो सोडियम थायोसल्फेट इस साइनाइड को हमारी बॉडी से रिमूव कर देता है। तो यहाँ पे जब भी आपको ये सोडियम नाइट्राइड दिख रहा है तो यहाँ पर देखिए हाइपरकैलेमिया मतलब पोटेशियम बढ़ना, एसिडोसिस का मतलब ब्लड का पीएच कम हो जाना। अगर एसिडोसिस होगा हमें तो हम क्या करेंगे? सिस्टमिक एल्कलाइजर का यूज करेंगे। सिस्टमिक एल्कलाइजर तो बेटा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको सिस्टमिक अपन एंटासिड बोलते हैं। सोडियम साइट्रेट भी हमारा सिस्टमिक एंटासिड होता है। अगर हाइपरकैलेमिया है तो आपको यहाँ पर पोटेशियम का एक्सक्रीशन बढ़ाना पड़ेगा, आप डायरेटिक्स यूज कर सकते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया है, हाइपोग्लाइसीमिया है भैया, आप ग्लूकोज की बोतल लगवाओ, D5 वगैरह ये यूज कर लीजिए। इसमें नाइट्राइट का तो रोल अपन को कहीं दिख नहीं रहा है। अब यहाँ पर नाइट्राइट का जो रोल दिख रहा है वो हमें कहाँ दिख रहा है? मीथ हीमोग्लोबिमिया। जब ऑर्गेनिक नाइट्रेट को देते हैं तो वो मीथ हीमोग्लोबिमिया कॉज करता है, जिससे साइनाइड उससे इंटरेक्ट नहीं करता। और फिर हम सोडियम थायोसल्फेट देते हैं साइनाइड पॉइजनिंग में, तो साइनाइड हमारी बॉडी से निकल जाता है। तो ये सीधा सीधा आंसर इसका बेटा डी आंसर हमारा एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, ये अच्छे से याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, सिलेक्शन ऑफ द अप्रोप्रिएट ऑइंटमेंट बेस फॉर अ स्पेसिफिक ड्रग डिपेंड प्राइमरी ऑन द ड्रग्स। देखिए
ऑप्टिकल रोटेशन, मॉलिक्यूलर वेट, पीएच लेवल या सॉल्बिलिटी कैरेक्टरिस्टिक। जैसे आप कभी भी ऑइंटमेंट बेस बना रहे हैं, ठीक है, तो उसकी क्या ड्रग की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। मॉलिक्यूलर वेट, पीएच लेवल या सॉल्बिलिटी कैरेक्टर। अब इसमें बताइए ऑप्टिकल रोटेशन का कोई रोल दिख रहा है क्या? आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है, ये ध्यान देना है। तो अब इस क्वेश्चन में अल्टीमेटली अब जिस भी आपने ऑइंटमेंट बेस को लिया, मान लो आपने ऑयल सॉल्युबल बेस लिया है, तो ड्रग भी तो ऑयल सॉल्युबल होना चाहिए। अगर आपने वाटर सॉल्युबल बेस लिया है तो वाटर सॉल्युबल ड्रग होगी। अब इसमें क्या है, सॉल्बिलिटी पे ही तो डिपेंड करेगा। आप जब प्रोडक्ट बनाओगे तो अल्टीमेटली सॉल्बिलिटी पे ही डिपेंड कर रहा है। इन फार्मास्यूटिकल्स स्ट्रॉन्ग अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज है। बताइए, स्ट्रॉन्ग अमोनियम हाइड्रोक्साइड है हमारा, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। इसको हम किस फॉर्म में यूज करते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड को आप यहां पर देखें, एंटीऑक्सीडेंट, प्रिजर्वेटिव, इमल्सिफाइंग एजेंट और अल्कलाइजिंग एजेंट। इसमें भी क्वेश्चन में अगर आप कॉमन सेंस यूज कर लो तो आप पे बन जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। आप बताइए, अगर आपको अपन कभी भी अमोनियम का बात करें, अमोनिया का बात करें या ओएच का बात करें, तो किसकी याद आती है आपको? सबसे पहले बेस की याद आएगी, अल्कलाइजिंग एजेंट की याद आएगी। तो अल्कलाइजिंग एजेंट की अगर याद आएगी तो बेटा वही तो लिखा है यहाँ पर। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज करना है, तो वहां पे वो अल्कलाइजिंग एजेंट है। अगर आपसे कोई पूछता है अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड है बेटा, ये क्लोराइड है, मतलब Cl है आपका, ये जो रहेगा आपका एसिडिफाइंग एजेंट होगा, और वो आपका क्या होगा, अल्कलाइजिंग एजेंट होगा। अभी भी मैंने बताया था अल्कलाइजिंग एजेंट में सबसे कॉमनली हम किसको यूज करते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट को। ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, हॉस्पिटल में इसका इंजेक्शन आता है भाई, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड को भी यूज कर सकते हैं, और सबसे कॉमनली हम किसको करते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको सिस्टमिक एंटासिड भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये आपको याद रखना है। बेसिकली सीधा सीधा आंसर था, इसमें कोई बहुत कठिन नहीं था कि आप सोचो कि बहुत टफ क्वेश्चन आया था। एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन आया था, एंटासिड के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। ये रेयर जेनेटिक डिसीज होती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द पेरोक्सिसोमल फाइटोनाइल कोएंजाइमी हाइड्रोक्सिलेज। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये कौन सी डिसीज होती है? तो इसमें याद रखना कि जो हमारी आपकी कैरेनिटीन डेफिशिएंसी रिलेटेड होती है इससे, तो सीधा सीधा आंसर हमारा डी है, ठीक है। तो इसको अपन रेप्सम डिसीज बोलते हैं भाई, यहाँ पे म्यूटेशन हो जाता है जीन में, ठीक है, और इसको आप फाइटनिक एसिड अफेक्ट हो जाता है हमारा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये आपको क्लियर क्लियर याद रखेंगे। इसका सीधा सीधा आंसर हमारा क्या होगा बेटा? डी आंसर अपना एकदम इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ फार्मेसी, ठीक है, आपका कंट्रा अकाउंट इज द जेनरा लीजर इज यूज टू। भाई यहाँ पर आपको कंट्रा अकाउंट लिखा है फार्मेसी में, तो रिकॉर्ड अ क्रैश ट्रांजेक्शन, मेंटेन रिकॉर्ड द पेशेंट, ठीक है, रिकॉर्ड द सेल ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, ऑफसेट एसोसिएट अकाउंट सच एज अकाउंट रिलेटेड, यहाँ पर डिप्रिसिएशन अगेंस्ट द इक्विपमेंट। भाई ये जो चीज है ना, कंट्रा अकाउंट, ये यूज किया जाता है। ये क्यों यूज करते हैं? रजिस्टर होता है, तो ये जो होता है आपका अकाउंट से एसोसिएटेड होता है, जैसे कि आपका एक्यूमुलेटेड आपका डिप्रिसिएशन अगेंस्ट द इक्विपमेंट। तो सीधा सीधा आंसर हमारा डी आंसर इसका सही हो जाएगा। विच ऑफ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट? ये आपके एनाटॉमी फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है, न्यूट्रिएंट कहां पर एब्जॉर्ब होते हैं? तो बताओ एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा कहां होता है? मान लीजिए वही आंसर होगा हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन विलाई प्रेजेंट होते हैं, लार्ज सरफेस एरिया रहता है, तो सीधा सीधा सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन हमको वहीं देखने को मिलेगा। तो सीधा सीधा आंसर सी था इसमें, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन यही होता है। अगला क्वेश्चन है, एज पर द मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट। सबसे पहले जूरिस्प्रूडेंस में क्या करना, जितने भी एक्ट है हमारे, उन एक्ट के ईयर याद कर लेना। जैसे पेटेंट एक्ट है भाई 1970, तो आपको सभी एक्ट के ईयर याद कर लो, ठीक है। उसमें तो लिखा है भाई एमटीपी एक्ट है, इंडिया लीगली परमिटेड अप टू हाउ मेनी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी अंडर स्पेसिफिक सर्कमटेंस। बताइए कितने दिन तक परमिट किया जा सकता है, उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। अगर कोई आपका रीजन है तो 20 वीक्स तक की प्रेगनेंसी को क्या करते हैं, परमिट किया जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना, बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। और 20 टू 24 वीक्स में 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर लगेंगे, ठीक है। और मोर देन 24 अगर हो जाते हैं तो पूरा मेडिकल बोर्ड लगता है, जो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड रहता है उस पर डिपेंड करता है। स्पेसिफिक कंडीशंस अगर कोई है, ठीक है, यहाँ पर अगर लिखा होता कि भाई लीगली पूछ रहा है
और उसमें ये नहीं लिखा कि 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो 20 लगाओगे। अगर 2 लिखा रहता तो वहां पे अपन जा सकते थे। इस पर हमारे मोर देन 24 भी नहीं लिखा है इसमें। 28 कब आएगा? जब मेडिकल बोर्ड से परमिशन होगी। तो जनरली हमारा 20 इसमें एकदम करेक्ट आंसर माना जाता है। कि नॉर्मली अगर देखा जाए तो अब इसमें अमेंडमेंट कर दिया गया है, ठीक है, ये 2021 में अमेंडमेंट हो चुका है कि भाई अगर आपका 12 वीक तक या 20 वीक तक रहता है तो 1 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, और अगर मोर देन 24 आप जा रहे हो तो 2 रहेंगे आपके, और अगर आप 24 से ज्यादा जाते हो तो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड से परमिशन लेना पड़ेगी, ठीक है। स्टलाइजेशन टर्म डी वैल्यू, बेटा स्टलाइजेशन में डी वैल्यू होती है। उस डी वैल्यू का मतलब क्या होता है? स्टलाइजेशन में हमारी डी वैल्यू होती है। उस डी वैल्यू का मतलब क्या होता है? डिग्री ऑफ द स्टलाइजेशन अचीव्ड होता है, ठीक है। टाइम रिक्वायर्ड टू किल 90%, डायमीटर ऑफ द, बेटा अब इसमें एक ही ऑप्शन तो दिख रहा है आपको सीधा सीधा, जिसमें कुछ वजनदारी है। ऑप्शनों में वजनदारी देखा करो बेटा, किस ऑप्शन में थोड़ा सा पावर है। कई बार क्या होता है, जिस ऑप्शन में पावर होता है ना वही हमारा आंसर हो जाता है। तो डी वैल्यू क्या होती है भाई? अपना टाइम होता है 90% माइक्रोजन को किल करने का, उसको डी वैल्यू बोलते हैं। स्लाइजेशन में काम क्या होता है? किल करने का ही तो होता है। तो डी वैल्यू का फार्मूला क्या होता है? यहाँ पर सीधा सीधा u डिवाइडेड बाय log n0 माइनस log nu होता है, ठीक है। तो ये आपका 90% जब डिक्लाइन हो जाता है उसी को बोलते हैं डी वैल्यू, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा हुआ है पेंटामिडीन इज एंटी प्रोटोजोल ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट। आप बताइए पेंटामिडीन जो ड्रग है हमारी किसमें यूज करते हैं भाई? एंटी प्रोटोजोल उन्होंने पहले ही लिख दिया, मतलब आपकी आधी समस्या उन्होंने वहीं खत्म कर दी है। अब 2 ऑप्शन है, मलेरिया अमीबियासिस, ये है आपकी प्रोटोजोल डिसीज। अब आपको बताना है कि पेंटामिडीन कहाँ यूज होगा, और ये निमोनिया है, न्यूमोसाइटोसिस निमोनिया। तो यहां से आपको न्यूमोसाइटोसिस निमोनिया के लिए हम किसको? पेंटामिडीन को यूज करते हैं। पेंटामिडीन जो होता है एंटी प्रोटोजोल ड्रग होता है, न्यूमोसाइटस निमोनिया में इसको दिया जाता है, ठीक है। ये उसका एडिशनल यूज है, पेंटामिडीन का एडिशनल यूज है, न्यूमोसाइटोसिस निमोनिया में इसको अपन लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है। Which of the following is the mechanism of action of the alkylating agent in cancer chemotherapy? मतलब ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। एल्काइलेटिंग एजेंट क्या करेगा बेटा? एल्काइलेटिंग एजेंट एल्काइलेशन करेगा। किसका करेगा? सबसे कॉमन पोजीशन क्या होती है? N7 पोजीशन होती है ग्वानिन की। एल्काइलेटिंग एजेंट सबसे कॉमन यही काम करते हैं, एल्काइलेशन करना। अब ऑप्शंस देखिए, आप यहाँ पे लिखा है प्रिवेंशन ऑफ द एंजियोजेनेसिस, आपका ब्लॉकेज ऑफ द हार्मोन रिसेप्टर्स, इनहिबिशन ऑफ द टोपोआइसोमरेज एंजाइम। अब बता दीजिए आंसर, मैंने वहां लिखा है डीएनए को डैमेज करना है, एल्काइलेशन से करना है। तो सीधा सीधा आंसर क्या होगा? डी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा भाई इसका, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? डी आंसर। कोई क्वेश्चन देखो, टोपोआइसोमरेज एंजाइम पे कौन से ड्रग काम करते हैं, ध्यान से सुन लेना। टोपोआइसोमरेज जो 1 होता है उस पे अपना टोपोटेकिन और इरिनोटेकिन काम करते हैं। कैम्पटोथ्रिसिन एनालॉग होते हैं जो, ठीक है। टोपोआइसोमरेज जो 2 होता है हमारा, उस पे कौन काम करता है भाई? एटोपोसाइड टिनोपोसाइड काम करते हैं। टोपोआइसोमरेज 2 पे हमारा डॉक्सोरोबिसिन भी काम करता है। डॉक्सोरोबिसिन के बारे में हमने सुना है कि ये कार्डियोटॉक्सिसिटी कॉज करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा ये टोपोआइसोमरेज की कहानी कुछ अपने एंटीबैक्टीरियल में मिलती है। डीएनए गारेज इनहिबिटर्स होते हैं हमारे फ्लोरोक्विनोलॉल, ये भी टोपोआइसोमरेज एंजाइम का ही नाम होता है। जब वो बैक्टीरिया में होता है ना तो उसको टोपोआइसोमरेज 4 बोलते हैं। तो इतने ही आपको टोपोआइसोमरेज वाले ड्रग मिलेंगे। एल्काइलेटिक एजेंट का स्टंट एकदम क्लियर होता है, ये सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग होती है और ये सीधा हमारे डीएनए का एल्काइलेशन करती है, और एल्काइलेशन करने से पहले ये क्या बनाते हैं? रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनाते हैं, कार्बोनियम आयन बनाएंगे या कोई भी कैटायन आयन बनाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना है। और डीएनए को ये डैमेज करते हैं। तो सीधा सीधा आंसर डी था। और बात आती है कि कौन सा एल्काइलेटिक एजेंट फ्री रेडिकल आयन बनाता है, तो याद रखना जो हमारा प्रोकार्बाजीन होता है वो फ्री रेडिकल बनाता है। बाकी जैसे हमारे नाइट्रोजन मस्टर्ड कैटेगरी होती है, सबसे कॉमन क्लास है, उसमें अपना साइक्लोफॉस्फेमाइड आता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस एडवर्स इफेक्ट होता है, मस्तीन हाइड्रोक्लोराइड आता है, ये बहुत कॉमन है। इसके बाद आपसे कोई पूछता है कि नाइट्रोसूरिया के नाम बता दीजिए, तो नाइट्रोसूरिया में लोमस्टीन कार्मस्टीन आता है हमारा, इसमें डेकार्बाजीन भी होता है जो डायजीन डेरिवेटिव ट्राइजीन डेरिवेटिव में आता है, ठीक है, मिथाइल हाइड्रोजन डेरिवेटिव में प्रोकार्बाजीन आते हैं। तो ये नाम आपसे पूछ सकते हैं, आपको केमिकल क्लासिफिकेशन एल्काइलेटिक एजेंट का आ सकता है, और जनरली एंटी कैंसर ड्रग से कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा किसी ना किसी एग्जाम में आता है।
तो एंटी कैंसर ड्रग के क्लासिफिकेशन को बहुत अच्छे से तैयार करके रखें। यहाँ पूछा गया था एल्कालिटिक एजेंट का मैकेनिज्म, तो वो किसको अफेक्ट कर रहा है, डीएनए को अफेक्ट कर रहा है, ये आपको याद रखना है। अब आता है व्हाट इज अ कॉमन टेक्निक यूज्ड टू एनहेंस द सॉल्युबिलिटी ऑफ द पुअरली सॉल्युबल ड्रग इन अ कैप्सूल फॉर्मुलेशन। अगर पुअरली सॉल्युबल ड्रग है और उसका आपको सॉल्युबिलिटी बढ़ाना है तो क्या करेंगे भाई, सुगर कोटेड पैलेट्स यूज करोगे, माइक्रोनाइजेशन कर देंगे, इनकॉर्पोरेशन ऑफ द हायर मॉलिक्यूलर वेट एक्सिपेंट यूजिंग द जिलेटिन फ्री कैप्सूल सेल। क्या कॉन्सेप्ट होगा, आपको सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है, कैप्सूल के केस में सॉल्युबिलिटी आपको बढ़ानी है, तो माइक्रोनाइजेशन ऑफ द ड्रग। देखिए कॉमन सी बात है, आप ये बताइए सॉल्युबिलिटी बढ़ाने का ऑप्शन क्या है, अपन साइज छोटा कर दें। अगर इतने बड़े बड़े हमारे पास शुगर के ब्लॉक होंगे, घर में अपन चाय पीते हैं, शुगर ब्लॉक होते हैं, अगर बड़े बड़े पार्टिकल्स रहते हैं तो टाइम ज्यादा लगता है। स्मॉल पार्टिकल जितने करते जाओगे सरफेस एरिया इनका बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा भाई, सॉल्वेंट से कांटेक्ट बढ़ेगा, तो वहां पे सॉल्युबिलिटी अपनी बढ़ जाएगी। तो अल्टीमेटली ये बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। और इन ऑप्शंस में से अगर सॉल्युबिलिटी बढ़ाने की बात करें, अगर हायर मॉलिक्यूलर वेट ऐड करोगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी नहीं, इवन क्या हो जाएगी हमारी, कम हो जाएगी। तो इसलिए सीधा सीधा आंसर क्या होगा अपना, बी आंसर एकदम इसका करेक्ट माना जाएगा। रिप्लेसमेंट थेरेपी है, इलेक्ट्रोलाइट इज प्राइमरी रिस्पांसिबल फॉर द मेंटेनिंग द कार्डियक फंक्शन एंड मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। देखिए आज अगर हमारी बात करें इलेक्ट्रोलाइट, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है और कैल्शियम है और क्लोराइड है, ये हमारे मेन आयंस होते हैं जो हमारे लिए काम कर रहे हैं। इसमें जो हमारा सोडियम है और कैल्शियम है, ये किसी भी चीज को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारा पोटेशियम और क्लोराइड हमारी बॉडी में फंक्शंस को कम करने के लिए काम करते हैं, इनका बैलेंस रहता है। ये डीपोलाइजेशन कॉज करता है, ये रिपोलाइजेशन या हाइपरपोलाइजेशन कॉज करता है। हमेशा सोडियम और कैल्शियम का इनफ्लक्स होता है, पोटेशियम का हमेशा आउटफ्लक्स होता है, क्लोराइड का इनफ्लक्स होता है, ये चीज हमेशा याद रखें। अब यहाँ पे पूछा गया है कि रिप्लेसमेंट थेरेपी में इलेक्ट्रोलाइट प्राइमरी लिखा हुआ है, मतलब सबसे मेन है वो आपका। अब सर इसमें तो सब ऑप्शन दे दिए गए, सर हम क्या आंसर लगाएं, तो सबसे जो बॉस है वो क्या है, सबका बॉस सोडियम। सोडियम सबसे ज्यादा है, कैल्शियम उसका साथ देता है, सोडियम शुरुआत करता है। तो यहाँ पे प्राइमरी लिखा है, अगर प्राइमरी नहीं लिखा होता तो सोडियम भी सही था, कैल्शियम भी सही था, ठीक है। लेकिन क्योंकि क्या लिखा है, प्राइमरी लिखा है, शुरुआत ये करता है, जब ये इनफ्लक्स होता है तो हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। तो सीधा सीधा आंसर क्या होगा, सोडियम। सोडियम बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है, इसमें सोडियम, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अपन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर रिप्लेसमेंट थेरेपी इलेक्ट्रोलाइट प्राइमरी रिस्पांसिबल मेंटेनिंग द कार्डियक फंक्शन एंड मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, इसमें बेटा जो आंसर है ना हमारा सोडियम आपका मोस्ट करेक्ट होगा, ठीक है। सोडियम हमारा मोस्ट करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कैल्शियम भी करेक्ट है, पोटेशियम भी करेक्ट है। या तो फिर इस क्वेश्चन में एक्सेप्ट लगाओ, और एक्सेप्ट लगाओगे तो अपन मैग्नीशियम आंसर पे जाएंगे, ठीक है। तो आंसर ये थोड़ा सा वहां पे क्या किया गया, आंसर जो दिया गया था आंसर की में हमने आपको वो डिस्कस किया। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा होता कि भाई अगर कार्डिक फंक्शन है तो कार्डिक फंक्शन तो दोनों टाइप के होते हैं ना, बढ़ना भी होता है बेटा और कम होना। ऐसा तो है नहीं कि हमारे लिए केवल पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम हाइपरपोलाइजेशन कराता है, ठीक है, पोटेशियम और क्लोराइड। और डीपोलाइजेशन कौन कराता है, सोडियम और कैल्शियम कराते हैं। अब बात यह आती है इस क्वेश्चन में, यहां ये बिल्कुल मेंशन नहीं है कि बढ़ना या घटना, और जब कुछ भी मेंशन नहीं होता ना तो कार्डियक फंक्शन और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन तो लिखा है। जब कॉन्ट्रैक्शन लिखा है तो कॉन्ट्रैक्शन में क्या वर्ड आता है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब बढ़ना, मतलब डीपोलाइजेशन। और जब डीपोलाइजेशन लिखा है तो डीपोलाइजेशन के लिए तो बॉस कौन है, सोडियम है। तो इसलिए आंसर भाई सोडियम ही बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये ध्यान रखना इस चीज को अच्छे से। कई बार क्या होता है आंसर्स की आती हैं, कुछ क्वेश्चंस गलत दे दिए जाते हैं, टाइपिंग एरर हो जाता है, तो वहां पर अपन को क्या करना है, नेक्स्ट एग्जाम के लिए तैयार अपन को रहना है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, पीपीआई का नाम आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो होते हैं हमारे, इसमें रेनिटिडीन जो है हमारा, रानी जो है, ये रानी को ध्यान रखना। रेनिटिडीन क्या होता है, H2 ब्लॉकर होता है ये हमारा, ये इसको एसी लॉक के नाम से आता है। रेनिटिडीन की अगर हम बात करें, रिंग इसमें फ्यूरॉन होती है, तो रानी जो होती है भैया फुर्र हो जाती है, रानी जो है उड़ गई, तो ये फ्यूरॉन रिंग रहता है इसमें, ध्यान रखना। और इसके अलावा इसके बारे में ये अपना H2 ब्लॉकर है। दूसरी चीज, इसका एक साथी था सिमिटिडीन,
वो हार्मोनल एडवर्स इफेक्ट करता है और मेटाबोलिक इनहिबिटर होता है, इसलिए उसको अपन यूज नहीं करते। ठीक है, इसके अलावा रेनाटिडिन की अगर हम बात करते हैं, रेनाटिडिन बेसिकली आपका ये इसका ओरिजिन कैसे हुआ, देखो हिस्टाडीन रहता है हमारा इमिडाजोल, इससे बना हिस्टामिन, हिस्टामिन को मॉडिफाइड करके हमने बनाया सिमेटिडीन, सिमेटिडीन जो होता है इसमें इमिडाजोल रिंग, देखिए इसको यूज क्यों नहीं करते अगर पूछेगा कोई, हार्मोनल एडवर्स इफेक्ट करता है और मेटाबॉलिक इनहिबिट करता है, मेजर ड्रग इंटरेक्शन करता है, इसलिए इसको यूज नहीं करते। फिर मॉडिफाइड किया, रेनाटिडिन बनाया गया, रेनाटिडिन में कौन सी रिंग है, फ्यूरॉन रिंग है। फिर आया फेमोटिडिन, फेमोटिडिन में कौन सी रिंग होती है, थियाजोल रिंग होती है, ये ध्यान रखेंगे। अब आता है अपना प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर को प्रोटॉन पंप इसलिए कहा जाता है, ये हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएज सिस्टम को इनहिबिट करता है। किस मैनर में इनहिबिट करता है बेटा, नॉन कॉम्पिटिटिव मैनर में। कैसे, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है, ध्यान रखना इसको अच्छे से। ऊपर से ये जो रहते हैं ना हमारे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ओमेप्राजोल, पेंटाप्रोजोल, ये लोग कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, इससे क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। इनका यहाँ पे क्या होता है, इनका रिएक्टिव इंटरमीडिएट जनता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, ठीक है, और वो जाके इससे काम करता है, एक्टिव मेटाबोलाइट। ठीक है, ओमेप्राजोल में अगर रिंग की बात करो तो कौन सी रिंग होती है, बेंज इमिडाजोल रिंग इसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये ओमेप्राजोल है। मेटाक्लोप्रोमाइड हमारा जो है ये भी अपना जीआईटी पे काम करता है, एंटी एमेटिक एजेंट होता है। लोपरामाइड हमारा जो होता है एंटी मोटिलिटी होता है, डायरिया वगैरह में दिया जाता है, ओपियोइड का एनालॉग होता है। तो सीधा सीधा आंसर बेटा इसका सी आंसर अपना एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, तो जो हमारे जीआईटी के ड्रग है वहां से एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहां पर आपको याद रखना है। अब आता है अकॉर्डिंग टू द ड्रग इन कॉस्मेटिक विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडर द डेफिनेशन ऑफ द मिस ब्रांडेड ड्रग। मिस ब्रांडेड ड्रग मतलब आपकी भैया लेबलिंग एबलिंग आपने सही नहीं किया, वो है मिस ब्रांडेड। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा है एक आपका ये सब्स्टिट्यूट अनदर ड्रग और रिजेंबल अनदर ड्रग लाइक टू डिसीव अ बियर्स अपॉन अपॉन द लेबल। देखो लेबलिंग की कहानी आ गई इसमें, लेबल लेबल जिसमें आ गया मतलब वो मिस ब्रांडेड है। यहाँ पर कलर्ड कोटेड पाउडर्ड पॉलिश कर दिया, ठीक है, और आपने उसको मॉडिफाइड कर दिया, अपीयरेंस बढ़ा दिया। ठीक है, नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब मैनर। तो यहाँ पे लेबलिंग की जो कहानी है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये आपको ड्रग को आपने सब्स्टिट्यूट ही कर दिया, ये नहीं होगा भाई। ड्रग को अंदर रिजेंबलिंग कर दिया, ठीक है, तो ये स्पूरियस की कैटेगरी में आ गया, स्पूरियस कैटेगरी में आ गया आपने। ठीक है, तो ये जो कैटेगरी है स्पूरियस में आ जाएगा, हमारे मिस ब्रांडेड में नहीं आएगा। मिस ब्रांडिंग में अपनी कलर कोटिंग है, प्रिस्क्राइब नहीं किया, कलर कोटिंग कर दिया, अपीयरेंस बढ़ा दिया, लेबल कर दिया, लेकिन आप ड्रग को रिप्लेस नहीं कर सकते। क्या आपने लेबल पे कुछ लिखा, अंदर कोई ड्रग और भेज दी, तो वो किस में आता है, स्पोरियस में चला जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन ड्रग अब्यूज। ठीक है, तो 24 में बताया गया है आपको प्रिस्क्रिप्शन ड्रग अब्यूज के बारे में आपको बात करनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 24 है, उस क्वेश्चन नंबर 24 में ड्रग अब्यूज का क्वेश्चन आया। ड्रग अब्यूज का मतलब होता है जब नॉन क्लिनिकल ड्रग का यूज करते हैं भाई, तो ड्रग अब्यूज के चांसेस हो जाते हैं। हमें ड्रग की क्या लग जाती है, एब का मतलब क्या होता है, एब का मतलब भैया नॉन क्लिनिकल यूज कर रहे हो भाई, आपको कोई बीमारी नहीं है फिर भी आप दवाई खाए जा रहे हो, ठीक है, तो वो नॉन क्लिनिकल यूज होता है। पहले से अब यूज होता है बेटा, और धीरे धीरे हमें क्या होता है, हैबिचुएशन एडिक्शन हो जाता है। ठीक है, और जब रेगुलरली अपन किसी ड्रग को यूज करेंगे तो अल्टीमेटली टॉलरेंस भी हमें देखने को मिलेगा। ऐसी चीजें जनरली हमें तब मिलती है जब सीएनएस की ड्रग यूज करते हैं, जैसे सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग या हमारे ओपियोइड्स हैं, ठीक है, या हमारे हेलुसिनोजेंस हैं, इनको यूज करें। तो यहाँ पर देखिए टेकिंग अ मेडिकेशन फॉर इट्स इंटेंट पर्पस, भाई ये तो डॉक्टर ने लिखा है, तो इसमें अब्यूज के चांसेस कम है। ठीक है, हायर डोज ले रहे हो अगर आप, तो इससे ज्यादा से ज्यादा आपका टॉलरेंस देखने को आपको मिल सकता है। ज्यादा डोज लोगे टॉलरेंस हो जाएगा, टॉक्सिसिटी। यूजिंग अ मेडिकेशन प्रिस्क्राइब टू अनदर पर्सन, भाई डॉक्टर ने एल्प्राजोलम भैया अपने किसको लिखा, दादाजी को लिखा था, तुम उसको खाने लग जाओ तो तुम्हें धीरे धीरे उसकी नॉन क्लिनिकल यूज हो गया। भाई आप देखिए मेडिकेशन जिसको लिखा गया उसको नहीं, दूसरे के लिए ले रहे हैं आप, तो वो नॉन क्लिनिकल यूज है। यूज ऑफ मेडिकेशन स्ट्रिक्टली प्रिस्क्राइब्ड बाय, तो ये तो भाई सही काम कर रहे हैं, यहां कहां से हो जाएगा। स्टॉपिंग मेडिकेशन,
मेडिकेशन बंद कर दोगे तो उससे विड्रॉ सिम्टम आएगा ना। अगर अचानक से कोई मेडिसिन ले रहे हो, उसको अगर अपन बंद कर देंगे अचानक, जो लास्ट डी ऑप्शन में लिखा, आप बंद करोगे तो क्या आएगा, विड्रॉ सिम्टम। यहां से मिलेगा आपको विड्रॉ सिम्टम, ठीक है। और यहाँ ये वाला काम है, ये तो भैया हमारा करेक्ट यूज कर रहे हो आप, ये होगा नहीं। अब यहाँ पे लिखा है मेडिकेशन ले रहे हो, इंटेंट पर्पस के ले रहे हैं, लेकिन आप हाई डोज लेने लगे हो, मतलब यहाँ पे टॉलरेंस जैसा केस बन सकता है। अगर आपने मेडिकेशन मान लो उन्होंने ए पर्सन को लिखा, ठीक है, और बी पर्सन यूज कर रहा है, उस बी पर्सन को तो बीमारी ही नहीं है, तो ये क्या हो गया, नॉन क्लिनिकल यूज हुआ। और धीरे धीरे यही नॉन क्लिनिकल यूज ये सब कॉज करेगा, टॉलरेंस, डिपेंडेंस, ये सब कॉज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर अपना बी आंसर हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। मैंने पूरे आपको बताए भाई कि जो ए ऑप्शन है उसका मतलब क्या है, सी ऑप्शन का मतलब क्या है, डी ऑप्शन का क्या मतलब है, ये सब अपन ने देखा, और यहां से आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो एंटी नियोप्लास्ट, देखो नियोप्लास्टिक जो ड्रग होती है एंटी, वो एंटी कैंसर ड्रग होती है। यहां पर ये न्यूप्लाज्म का मतलब ही होता है कैंसरस सेल या कैंसरस ट्यूमर होता है, ठीक है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी लिख दिया उन्होंने, यहीं पे काम खत्म हो गया एग्जाम में भैया। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी लिख दिया उन्होंने, मतलब आपका MAB तो लगा ही रहेगा ड्रग के नाम में, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। अब हमें अब आगे का नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं, बच्चे इसको देख के डर गए कि सर ये न्यू रिसेप्टर क्या होता है, HR2 क्या होता है, हम नहीं जानते। अरे नहीं जानो ना, जरूरत क्या है उसकी, ये आपको ब्रेस्ट कैंसर में दिया जाता है। देखो विनक्रिस्टिन को अच्छे से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। विनक्रिस्टिन जो है अपना इंडोल एल्कलॉइड होता है, पहली चीज तो। इसके मैकेनिज्म की बात करो, ये बीटा टिबुलिन प्रोटीन से बाइंड करके स्पिंडल फाइबर को अफेक्ट करता है, इसको स्पिंडल पॉइजन भी कहा जाता है। ये एम फेज पे काम करती है, हमारे सेल डिवीजन को इनहिबिट करती है, ठीक है। ये हो गया विनक्रिस्टिन, ठीक है। अब यहां पर आता है सिस्प्लेटिन, ये सिस्प्लेटिन हमारा प्लेटिनम कंपाउंड होता है और ये अल्काइलेटिंग एजेंट के जैसे काम करता है। पैक्लिटैक्सेल, पैक्लिटैक्सेल और विनक्रिस्टिन, विनक्रिस्टिन कहता है मैं दौड़ते हुए इंसान को पकड़ता हूं, ठीक है, और पैक्लिटैक्सेल कहता है कि मैं दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। तो ये क्या होता है, जो स्पिंडल फाइबर होते हैं बीटा टिबुलिन प्रोटीन पे ये भी बाइंड करता है, और उसके पॉलीमराइजेशन को ये क्या करता है, इंक्रीज करता है, और ये पॉलीमराइजेशन को इनहिबिट करता है। अल्टीमेटली दोनों का रिजल्ट कहां मिलता है, एम फेज में ही मिलता है, और ये सेल डिवीजन को इनहिबिट करते हैं दोनों। अगर विनक्रिस्टिन और अपने टैक्सोल की बात करते हैं, दोनों का मैकेनिज्म क्या है, एम फेज पर काम करते हैं, बीटा ट्यूबुलिन पर बाइंड करते हैं। जो विनक्रिस्टिन होता है वो पॉलीमराइजेशन को इनहिबिट करता है, और जो हमारा टैक्सोल होता है वो पॉलीमराइजेशन को बढ़ाता है। अल्टीमेटली दोनों ही सेल डिवीजन पे काम करते हैं, एम फेज पे काम करते हैं। ये सबका एक्सप्लेनेशन हो गया। अब यहां से कहीं ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी तो नहीं है। अब बच्चा क्या तर्क देता है कि सर क्वेश्चन कठिन आ गया था, वो वाला आ गया था सर, हम नहीं जानते। बेटा हमें जरूरत ही क्या है, आपकी जो क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है उसमें 2-3 वर्ड ही हमारे काम के होते हैं जिनसे हमें आंसर तक पहुंचना है, बाकी तो डराने के लिए लिखे जाते हैं। यहाँ पर देखिए ये लिखा MAB, MAB मतलब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। अरे एक ही ऑप्शन है, कुछ था ही नहीं, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और ये मोनोक्लोनल। अब आपको मान लो उधर और दे देते भाई, आपको और सारे नाम दिए होते MAB के तो आप सोच लेते, और अगर आप वैसे ना जाओ तो 3 ऑप्शंस को देख लो तो भी आंसर तक पहुंचोगे। तो सीधा सीधा आंसर क्या है बेटा इसका, डी आंसर हमारा एकदम करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टेनिन आपके नॉन फॉर द एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी, एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करने की प्रॉपर्टी। टेनिन एक्सर्ट देयर स्पेसिफिक एक्शन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर न्यूट्रलाइजिंग करते हैं एसिड को, एंजाइम एक्टिविटी को प्रेसिपिटेशन करते हैं। बेटा आप मुझे बताओ, टेनिन का नाम जब आप सुनते हो तो सबसे पहले क्या लगता है आपको, कि एल्कलॉइड को प्रेसिपिटेट करना, प्रोटीन को एस्ट्रिंजेंट का मतलब ही होता है प्रेसिपिटेशन। तो अब इस क्वेश्चन में बचा क्या है, अब बता दो जरा। ये प्रेसिपिटेटिंग प्रोटीन्स को करेंगे, ठीक है, एस्ट्रिंजेंट का मतलब ही होता है प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करना, ठीक है। यहाँ लिखा है न्यूट्रलाइजिंग ऑफ एसिड, उसके लिए एंटासिड को फोन लगाओ। इनहिबिटिंग द एंजाइम एक्टिविटी को एंजाइम इनहिबिटर बुला लो, ठीक है। म्यूकस सिक्रेशन को बढ़ाना है तो आपका भाई हमारे पास म्यूकस सिक्रेशन बढ़ाना है, प्रोस्टाग्लैंडिन को बुलाओ भाई, अल्सर से हेल्प करेगा। तो सीधा सीधा आंसर क्या है इसका, बी आंसर अपना एकदम करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी लेप्रोटिक ड्रग क्लासिफाइज एज सल्फोन, भाई यहां पे भी क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया।
इसी पॉइंट पे क्वेश्चन का काम खत्म है। क्या है? काम खत्म है, आगे कुछ नहीं पढ़ो तुम। यहाँ पे लिखा है देखो, एंटी लेप्रोटिक लिखा है इन्होंने, साथ में लिख दिया सल्फोन, प्राइमरी यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द लेप्रोसी, बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन अगेंस्ट द माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है, तो ये जो है डेप्सोन अपना आंसर हो जाएगा। डेप्सोन में आपका ये सल्फोन डेरिवेटिव होता है। ठीक है, डेप्सोन का अगर हम देखें तो डेप्सोन इस तरीके से रहता है, देखो ये डेप्सोन का स्ट्रक्चर है, ये पूरा सल्फोनामाइड के जैसा काम करता है, फोलिक एसिड पाथवे को अफेक्ट करता है। ठीक है, और जनरली ये बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम इस क्वेश्चन में जो ये वाला पॉइंट है ये जम नहीं रहा मेरे को, बैक्टीरिसाइडल होता है ये। ठीक है, ध्यान रखना है। और सल्फोनामाइड तो बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, सल्फोनामाइड का एडवांस फॉर्म है। मैकेनिज्म वो ये बेटा, पैरावायनिक बेंजोइक एसिड से क्या नहीं बनने देता, डाइहाइड्रोफोलिक एसिड को नहीं बनने देता है। डाइहाइड्रोफोलिक एसिड से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बनेगा, तो न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस अफेक्ट हो जाता है। तो ये इसको डीडीएस भी बोलते हैं बेटा। डीडीएस क्यों बोलते हैं? डाई अमाइनो डाइफिनाइल सल्फोन। तो याद रखना है कि यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ नहीं था, इतना बड़ा लैंग्वेज जो है ना डराने के लिए था, केवल काय के लिए था, इतना बड़ा जो लैंग्वेज रखा गया वो काय के लिए था, केवल डराने के लिए था। सीधा सीधा आंसर क्या है इसका, डेप्सोन। अब देखो बाकी ऑप्शंस पे भी अपन बात करते हैं। ठीक है, रेफेम्सिन जो होता है ये एंटी टीबी ड्रग है। इसमें देखा जाए रेफेम्सिन में ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। ठीक है, इथ्योनामाइड ये भी हमारा एंटी टीबी ड्रग है और ये लेप्रोसी में यूज होता है। इसकी बात करें तो ये माइकोलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है। ठीक है, डेप्सोन की बात करें फोलिक एसिड पाथवे को अफेक्ट करता है। क्लोफाजमीन की बात करें ये फिनाजीन डाई होता है बेटा, फिनाजीन हमारा डाई है और ये जाके किस पे काम करता है, डीएनए को अफेक्ट करता है। किसको अफेक्ट करता है? डीएनए को अफेक्ट करता है। तो अपन को मैकेनिज्म भी पता होना चाहिए, सभी ड्रग्स के क्या मालूम होना चाहिए, मैकेनिज्म भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन आ गया वो समय निकल गया, अब जब नया क्वेश्चन आएगा तो कुछ नई चीज आएगी। तो इसलिए हमारा पर्पस ये नहीं होता कि आपने पुराने क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए, हमने आपको आंसर्स बता दिए। भाई आंसर्स बताने की जरूरत ही क्या, वो तो आपको ऑलरेडी मिल जाते ना आंसर। अगर आप इतना समय दे रहे हो तो कुछ पाके ही जाओ। अपना ऑब्जेक्ट ये होता है कि आप कुछ सीख के जाओ, और आपने अगर पेपर अटेंड किया है तो आप सीखो कि भाई हर ऑप्शन में अपन को एक क्वेश्चन ढूंढना है और एक पॉइंट ढूंढना है अपन को। ठीक है, तो इसी तरीके से हम आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं भाई। तो आपसे बस यही है कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें भाई, कि जो एक्सप्लेनेशन हम आपको करा रहे हैं उससे आपको कितना बेनिफिट हो रहा है। सबसे जरूरी चीज ये है, देखो हमने बहुत सारा पैटर्न देखा, हम आपको ऑप्शंस बताते चले जाएं, आंसर्स बताते चले जाएं, दैट इज नॉट एक्सप्लेनेशन। वो एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। यहाँ एक्सप्लेनेशन वो होता है, ना हमारी कोई लिमिट है कि हम किस सब्जेक्ट की बात करेंगे, कोई सब्जेक्ट नहीं होता। केवल क्या होता है, एक ही का आपका काम है कि अपन को तैयारी करनी है, और एग्जाम में क्या चाहिए भाई, सिलेक्शन चाहिए, ये अपना मोटिव होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां से एज पर द लीगल एस्पेक्ट ऑफ अ ड्रग स्टोर, ड्रग स्टोर पे क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। बहुत बड़ी बड़ी लैंग्वेज लिखी गई लेकिन क्वेश्चन में दमदारी है ही नहीं। देखिए, लीगल एस्पेक्ट ड्रग स्टोर, व्हाट इज द टेम्परेचर रेंज, स्टोरेज भैया पूछ रहे हैं कहां किसको रखना, एंटीबायोटिक कहां रखोगे, विटामिन कहां रखोगे, वैक्सीन कहां रखोगे, सीरा कहां रखोगे, ये सब पूछ रहे हैं वो। अब कहानी कहां पे फंस रही मालूम है, कि आपको अब आप लोग कुछ दिमाग यहाँ पे लगाना पड़ेगा। देखिए हमारा नॉर्मल 2 to 8 डिग्री सेल्सियस रहता है, ये कोल्ड स्टोरेज होता है। 8 to 25 डिग्री सेल्सियस जो होता है ये हमारा कूल स्टोरेज होता है। ज्यादातर हमारी दवाइयां इसी पे रखी जाती हैं। ठीक है, अब आप बताना, अब ऑप्शन देखिए यहाँ पर, यहाँ लिखा है 20 to 30। 30 पे तो बेटा अपन नहीं जा पाएंगे, हमारी इतनी नहीं है कि हम 30 पे रख पाए दवाइयां, फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगी तो गया काम से। अब यहां पर देखो, यहां तक तो ठीक है, एंटीबायोटिक विटामिन जो है ये हमारे रख जाएंगे 8 to 25 पे, कोई समस्या नहीं बेटा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है वैक्सीन और सीरा, ये तो रखे जाते हैं 2 और 8 पर, उनने तो हमें सब ऑप्शन दिए। अब अपन देखें नेक्स्ट पॉइंट, 12 to 15 डिग्री सेल्सियस आप रख सकते हो एंटीबायोटिक विटामिन को, लेकिन वैक्सीन सीरा को नहीं रख पाओगे आप, तो ये भी गया काम से हमारा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा था। अब आप देखें हमारे वैक्सीन सीरा कहां रखोगे, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे रखे जाएंगे, तो ये हमारा एकदम सही आंसर है। अब बच्चे ने बोला सर अभी आप ही तो बता रहे एंटीबायोटिक विटामिन को 8 to 25 पे रखते हैं,
तो बेटा अगर उसको 8 to 25 पे रख रहे हो और अगर 2 to 8 पे रख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि मैं एग्जांपल बताऊं, अपने घर में, ठीक है, जो आपकी सब्जी रहती है आप उसको रेफ्रिजरेटर में रख देते हो, रखते कि नहीं रखते? रेफ्रिजरेटर में रख देते जिससे वो खराब ना हो 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे। और अगर बेटा आप उस रेफ्रिजरेटर में अपनी रोटी को भी रख दोगे तो क्या रोटी खराब हो जाएगी सुबह तक? नहीं होगी ना। वो उसको अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा जो सेंसिटिव है। तो अब ऑप्शन ही नहीं है बेटा ऐसा, तो अपन क्या जाएंगे? सीधा सीधा सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा इसका। 2 to 8 डिग्री सेल्सियस कोल्ड स्टोरेज। कई एंटीबायोटिक्स विटामिन को भी रखना होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर 30 to 40 पे जाओगे तो वो वार्म्स हो जाता है, अब आप 40 जाओगे तो वो एक्सेसिव हीट हो जाएगा। अगर एग्जाम में पूछे कि अगर आप 30 to 40 पे रखोगे तो क्या हो रहा है, तो हम बोलेंगे फोटो ऑक्सीडेशन हो सकता है अगर सनलाइट में रखोगे। नॉर्मली रखोगे तो भाई स्टेबिलिटी हमारी अफेक्ट हो जाएगी, टेम्परेचर का इफेक्ट से हमारी ड्रग डिग्रेड हो सकती है, ठीक है। ड्यूरिंग द इनहेलेशन व्हाट हैपन टू द, यहाँ पर डायफ्राम ऑफ मसल, जब हम इनहेलेशन करते हैं, अभी करना आप इनहेलेशन, क्वेश्चन करने के पहले इनहेलेशन करो आप, तो डायफ्राम कहां जाता है आपको? ऊपर की ओर जाता है कि नीचे की ओर जाता है? इतना सा क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा? बताएं भाई, डायफ्राम कहां जाता है? ठीक है, बताइए, आप खुद सोच लीजिए, मतलब ये क्वेश्चन है एग्जाम हॉल में बैठ के। आप भाई आप इनहेल करते हैं, डायफ्राम ऊपर कहां से आएगा? हवा नहीं आ रही नीचे, तो ये नीचे की ओर जाएगा। तो डायफ्राम हमारा क्या होता है यहाँ पर? ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और मूव करता है डाउनवर्ड। कहां मूव करता है? डाउनवर्ड मूव करता है। तो सीधा सीधा आंसर क्या होगा? सी आंसर अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये डायफ्राम हमेशा ध्यान रखना कि जब आप लेते हैं तो नीचे जाएगा और जब आप एक्सपेल करते हो तो ऊपर चला जाता है, रिलैक्स हो जाता है। यहाँ पर विच सीएनएस ड्रग कॉमनली प्रिस्क्राइब फॉर एंजियोलाइटिक, चिंताओं का हरण करने वाला एंजियोलाइटिक कहलाता है। एंटी एंजाइटी विदाउट द रिस्क ऑफ सेडेशन एडिक्शन कॉमनली एसोसिएटेड विद द बेंजोडाइजेपिन। भाई अपन ने देखा कि जो हमारा क्वेश्चन है ये कह रहा है कि कौन सी सीएनएस की ड्रग को हम प्रिस्क्राइब करेंगे एंटी एंजाइटी विदाउट द रिस्क ऑफ द सेडेशन एडिक्शन कॉमनली एसोसिएटेड विद बेंजोडाइजेपिन। बेंजोडाइजेपिन से अच्छा है, उसको बोला गया कि भाई बेंजोडाइजेपिन आप लेते हो, अगर मान लो कोई ये लेता है, मान लो कोई व्यक्ति टैबलेट ले रहा है, कौन सी ले रहा है? मान लो वो लोराजीपाम खा रहा है, कौन सी खा रहा है? लोराजीपाम टैबलेट, या वो क्या खा रहा है? एल्प्राजोलम खा रहा है, ठीक है। ये जो टैबलेट है हमारी, ये सेडेटिव ड्रग्स में आते हैं बेसिकली। कैटेगरी क्या है इसकी? बेंजोडाइजेपिन की कैटेगरी में आता है, 1,4 बेंजोडाइजेपिन की कैटेगरी में वो हमारा आता है। अब वो ले रहा है रेगुलरली, तो उसको सबसे बड़ी रिस्क क्या है बेटा? उसको एडिक्शन हो जाएगा, वो बंद करेगा, उसको विथड्रॉ सिम्टम्स आएंगे, रात में नींद नहीं आएगी, अचानक से बंद नहीं कर सकता। तो ये प्रॉब्लम है हमारी सेडेटिव ड्रग्स की। ये प्रॉब्लम बार्बिट्रेट्स में और ज्यादा है। तो जैसे कोई लोराजीपाम खाता है, मान लो लोपेज एमडी आ रहा है, ठीक है, लोपेज एमडी आता है, 2 mg आ रहा है, तो ये रेगुलरली कोई ले रहा है, इसको जब वो बंद करेगा ना तो उसको विथड्रॉ सिम्टम्स होंगे। तो बेटर क्या है? एंटी एंजाइटी है, देखो कोई भी ड्रग सबसे पहले एंटी एंजाइटी के फॉर्म में, फिर सेडेटिव और डोज बढ़ाओगे, हिप्नोसिस और डोज बढ़ाओगे, जनरल एनेस्थीसिया और डोज बढ़ाओगे, आपका कोमा हो सकता है, डेथ हो सकता है, ठीक है। ये है प्रॉब्लम इसमें। तो अब वो पूछ रहा है कौन सी ड्रग, तो देखिए एमिट्रिप्टाइलिन यहाँ दे नहीं सकते बेटा, ये तो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है, ट्राइसाइक्लिन। हेलोपेडॉल जो है हमारा, ये एंटी साइकोटिक ड्रग होता है, D2 एंटागोनिस्ट होता है, एंटी ब्यूटारोफेनॉन में आता है, ठीक है। अब बचा क्या? डाइजीपाम तो दे ही नहीं सकते, वो लिखा है ये बेंजोडाइजेपिन नहीं लेना है यहाँ पे, तो ये 1,4 बेंजोडाइजेपिन है हमारा। तो इसमें बचता है बस्पिरोन। बस्पिरोन हमारा क्या होता है? एंटी एंजाइटी ड्रग है, बेटर देन क्या होता है? बेंजोडाइजेपिन होता है। तो सीधा सीधा आंसर क्या होगा? बस्पिरोन। आप बस्पिरोन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है स्ट्रोपेंथस कॉम यूज इन द ट्रेडिशनल मेडिसिन फॉर द कार्डियोटोनिक प्रॉपर्टी द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्टिविटी। मतलब ऐसे क्वेश्चंस भी अगर आप गलत करो तो दिक्कत है, ऐसा नहीं करना गलत कभी। देखिए यहाँ पे लिखा है ये कार्डिक ग्लाइकोसाइड के बारे में बात की जा रही है, कार्डियोटोनिक मतलब हार्ट का भैया मदद करने वाला। तो यहाँ पर देखिए क्विनडीन तो होगा नहीं, क्विनडीन तो बेटा हमारा क्लास फर्स्ट आपका यहाँ पर ए एंटी अरिथमिक ड्रग है, ठीक है। ये सोडियम चैनल ब्लॉकर होता है, क्लास फर्स्ट एंटी अरिथमिक ड्रग है, सोडियम चैनल क्या होता है? ब्लॉकर होता है, तो ये तो आंसर होगा नहीं, ठीक है। अब अपना ये वाला आंसर नहीं होगा तो आगे चलें, कोई तो होगा आंसर भाई। क्वेबिन है, ठीक है, क्वेबिन का अपन दिमाग में देख रहे हैं यार, थोड़ा सा लगता है कार्डिक ग्लाइकोसाइड हो सकता है, डिजॉक्सिन भी हो सकता है, स्टोपेंथेडिन भी हो सकता है, मतलब यार क्वेश्चन दमदार है।
3 ऑप्शन इसमें इन्होंने दे रखे हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड के। अब हम किसको लगाएं? जो स्ट्रोपेंथस कॉम्ब होता है उसमें आपको मिलता है क्वेबिन। क्या मिलता है? क्वेबिन। तो सीधा सीधा आंसर अपना क्या होगा? बी आंसर हमारा एकदम इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका बी आंसर हमारा एकदम करेक्ट है। ठीक है, आगे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली डिसइंटीग्रेंट यूज इन द टैबलेट फॉर्मुलेशन। टैबलेट फॉर्मुलेशन में डिसइंटीग्रेंट का नाम पूछा है इन्होंने, हमने देखा भैया, काम देखें। ठीक है, देखिए टाल्क फाल्क तो ये फ्लो प्रॉपर्टी को बढ़ाने वाले हैं भैया, काट दो इनको। टाइटेनियम डाइऑक्साइड ऑफिसिफाइंग एजेंट होता है, इसको काट दो। और अगर दूसरे प्रिपरेशन में यूज हो तो यूवी फिल्टर का काम ये करता है, ये ध्यान रखना है। अब आता है मैग्नीशियम स्ट्रेंट, ये भी भैया दौड़ाने वाले लोग हैं, फ्लो प्रोमोटर है। बचा क्या? क्रॉस कार्मिलोज जो सोडियम होता है, ये सुपर डिसइंटीग्रेंट है। सीधा सीधा आंसर हमारा सी होगा। डिसइंटीग्रेंट को लगाने से क्या होगा? टैबलेट जल्दी जल्दी छोटे पार्ट में टूटेगी, तो उतनी ही जल्दी उसका डिसोल्यूशन हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना था। तो सीधा सीधा हमारा बेटा इसका सी आंसर अपना परफेक्टली करेक्ट है। ठीक है, ये ध्यान कई बार आ चुका है, ये इसको सुपर डिसइंटीग्रेंट बोलते हैं। यहाँ पर हाउ डज द फार्मेसी थेरेप्यूटिक कमेटी कंट्रीब्यूट मेडिकल सेफ्टी इन द हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल फार्मेसी का क्वेश्चन है। हमारी फार्मेसी कमेटी होती है फार्मेसी थेरेप्यूटिक कमेटी, ये हर हॉस्पिटल की अलग अलग होती है। ठीक है, फार्मेसी थेरेप्यूटिक कमेटी में जो होता है वहां पर क्या होते हैं, कम से कम 3 हमारे वहां पे फिजिशियंस होते हैं। ठीक है, एक नर्सिंग का आदमी रहता है, एक फार्मेसी का आदमी होता है और एक एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी होता है। इसमें जो इसका डायरेक्टर या जो चेयरपर्सन होता है वो कौन होता है? डॉक्टर रहेगा। और जो सेक्रेटरी रहता है वो कौन होता है? फार्मासिस्ट होता है। फार्मेसी थेरेप्यूटिक कमेटी का मेन पर्पस ये है कि कोई भी हॉस्पिटल में जो ड्रग्स हैं उनका इफेक्टिव यूज किया जाए, सबसे बड़ा पर्पस यही है उसका। तो यहाँ पर देखिए, प्रोवाइडिंग ऑनगोइंग एजुकेशन टू द फार्मेसी स्टाफ, भैया पढ़ाई लिखाई तो करके आए हैं सब। ठीक है, कंडक्टिंग द पेशेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे, ये तो एक प्रकार से फीडबैक फॉर्म हो गया। यहाँ पर रिविंग एंड एनालाइजिंग द मेडिकेशन एरर रिपोर्ट टू द इम्प्रूव प्रैक्टिस, इंश्योरिंग द ऑल प्रिस्क्राइब मेडिकेशन आर अवेलेबल इन अ फार्मेसी। यहाँ पर देखिए, जो ये और जो बी ऑप्शन है ये तो चले गए हमारे। अब लड़ाई किसमें चल रही है? हमारे सी और डी ऑप्शन में। किसमें लड़ाई है भाई? सी और डी में। अब सी और डी में ज्यादा अच्छा कौन है? देखिए, इंश्योरिंग द प्रिस्क्राइब मेडिकेशन आर अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी के लिए तो आप भाई ईडीएल एसेंशियल ड्रग लिस्ट को मेंटेन करें, बफर स्टॉक को मेंटेन करें, तो वो स्टोर इंचार्ज का पर्पस है बेटा, तो वो फार्मेसी वालों का काम है। उसमें पीटीसी का रोल क्या है? अब अगर मेडिकेशन दी जा रही है और उनका रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा, मेडिकेशन एरर आ रहा है कुछ, तो अगर अपन उस प्रैक्टिस को इंप्रूव करना चाहते हैं, भाई हमारी इफेक्टिवनेस बढ़ाना है ड्रग्स की, तो उसके लिए जो रहता है पीटीसी हमारा काम कर रहा होता है। ठीक है, पीटीसी हमारे हॉस्पिटल में क्या क्या काम करता है? देखो, पीटीसी जो होता है ये हर हॉस्पिटल की हॉस्पिटल फार्मूलरी बनाता है। हॉस्पिटल फार्मूलरी में क्या होता है, ये भी एग्जाम में आता है। हॉस्पिटल फार्मूलरी में मेडिकेशंस की लिस्ट होती है, उन मेडिकेशंस के डोज होते हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को लेके इंस्ट्रक्शन होते हैं, उनके ड्रग इंट्रक्शन को लेके होता है। मतलब अल्टीमेटली हमारे ड्रग को इफेक्टिव यूज कराने के लिए हॉस्पिटल फार्मूलरी लिस्टिंग बनाई जाती है ड्रग्स एंड मेडिसिन की। कौन बनाता है? पीटीसी बनाता है। तो अपन का पर्पस यही है कि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो सीधा सीधा आंसर इसमें सी जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से। ये एडवाइजरी भी है, एजुकेशनल भी है, और सबसे जरूरी तो बेटा सेफ्टी है, वो बहुत जरूरी होता है। फार्मास्यूटिकल मेट्रोलॉजी जो टर्म है, सेंसिटिविटी ऑफ अ वैलेंस रेफर टू, बताइए ये क्या होगा? द स्पीड ऑफ द मेजरमेंट। ठीक है, ये बताएं इसका आंसर क्या हो सकता है? ठीक है, यहां पर पूछ रहा है फार्मास्यूटिकल मेट्रोलॉजी द टर्म सेंसिटिविटी ऑफ अ बैलेंस। अब बेटा बैलेंस जैसी चीज लिख गई, तो बैलेंस मतलब वेट, यही तो रहता है। बैलेंस और वेट हमारे अगर देखें एनालिटिकल सेक्शन में, तो वेट और बैलेंस का संबंध है। अब यहाँ देखिए, स्पीड ऑफ द मेजरमेंट, ठीक है, स्पीड मैटर नहीं करता, रिजल्ट मैटर करता है। ठीक है, मैक्सिमम वेट द बैलेंस कैन बी मेजर, मैक्सिमम अगर सेंसिटिविटी की बात आती है तो बेटा जोर से नहीं चिल्लाना। मैं आपसे बोलूं कि हमें कितनी देर में सुनाई, तो सेंसिटिविटी मतलब मिनिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम कभी नहीं होती। तो ये गया काम से हमारा। ठीक है, एबिलिटी टू मेजर द सेम वेट कंसिस्टेंटली, ये तो भाई आप वेट है तो वो तो कितना भी मेजर करेगा, 10 mg 1 mg। ठीक है, मिनिमम अगर कोई चीज की सेंसिटिविटी की बात करें तो वो मिनिमम होता है, तो मिनिमम आपका जो वेट होता है उसको मेजर कर ले, वो बेल वही है आपका। तो सीधा सीधा आंसर हमारा इसका डी आंसर अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मैच द फॉलोइंग देयर प्राइमरी फंक्शन, और करेक्ट आपको आंसर देना है। ठीक है, हमारे ऑर्गन्स दिए गए हैं बेटा, बहुत आपको दिया गया है। सबसे पहले पीनियल ग्लैंड,
पीनियल ग्लैंड हमारा तीसरी आंख होती है, जैसे भाई भगवान भोलेनाथ की तीसरी आंख होती है ना, अपन लोग की जो थर्ड आई है वो पीनियल ग्लैंड होती है। यहाँ से किसका रिलीज होता है भाई, मेलाटोनिन का रिलीज होता है, जिसको अपन बोलते हैं ना भाई मेलाटोनिन, ठीक है, मेलाटोनिन का यहाँ से रिलीज होता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो पीनियल ग्लैंड है भाई हमारा, पीनियल ग्लैंड है। जनरली अपन देखते हैं कि जो मेलाटोनिन होता है जब वो रिलीज होता है तो अपन को नींद आ जाती है, हमारी जो कार्डिक जो सर्केडियन रिदम होती है हमें पता चलता है दिन और रात का, वो यही कराती है। तो अपन देखते हैं इसके बारे में। पीनियल ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड है, थायमस है, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड। यहाँ पर देखिए सबसे पहले पीनियल ग्लैंड का ऑप्शन, ये कंट्रोल द मेटाबॉलिक एंड रेगुलेट द कैल्शियम बैलेंस, ये नहीं होगा। कंट्रोल द मैचुरेशन ऑफ लिम्फोसाइट भी नहीं होगा। एडजस्ट द वाटर बैलेंस, ये भी नहीं होगा। ये आपका कंट्रोल द टाइमिंग ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेट द डे नाइट रिदम, ये मेलाटोनिन की कहानी है पूरी भैया, तो ये होगा हमारा, ये हो गया फर्स्ट का डी हो गया। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट का डी किसमें दिया, एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है बेटा, देख लो एक ही में दिया है, मतलब एक सही हो गया। थायराइड का भी देख लेते अपन, थाइमस का काम हमारा भैया इम्यूनिटी वाला होता है, तो ये देखिए लिम्फोसाइट, तो यहाँ पे थर्ड का बी दिया है, इसमें दिया हुआ है। इसके बाद अगर आप थायराइड ग्लैंड की बात करते हैं, थायराइड भाई मेटाबॉलिक बीएमआर को कंट्रोल करता है, सेकंड का ए दिया हुआ है। अब आता है एडिनल ग्लैंड, एडिनल ग्लैंड में एडिनल जो आपका मेडुला है या एडिनल कॉर्टेक्स, एडिनल कॉर्टेक्स से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का रिलीज होता है, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट और अपने मिनरल के बैलेंस को मेंटेन करता है। तो 4 का आंसर सी होगा। तो सीधा सीधा अपना आंसर बेटा डी आंसर था। क्या था आंसर इसका, डी था, एक ही ऑप्शन से बन रहा था, बहुत इजी क्वेश्चन था। Which hypoglycemic agent work by mimicking the effect of the G? ग्लूकेगॉन लाइक पेप्टाइड 1 के जैसे काम करता है और हमारे किसके रिलीज को बढ़ाता है, इंसुलिन के रिलीज को बढ़ाता है। उसको क्या बोलते हैं, देखो एकार्बोज जो है ये तो भैया एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर है, काम खत्म हो गया इनका। ग्लिमेप्राइड हमारा सेकेंड जनरेशन क्या है, हमारा सल्फोनाइलूरिया, ये तो सल्फोनाइलूरिया है भाई, इसका भी काम खत्म हो गया। पायोग्लिटाजोन की अगर हम बात करें तो ये हमारा पीपीआर इनहिबिटर है, पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटिंग एक्टिवेटिंग रिसेप्टर गामा, उस पे काम करता है। मेटफॉर्मिन दिया होता तो बोल देते भाई, मेटफॉर्मिन भी क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस में दिया जाता है, बिगमानाइट्स होता है। फेनफॉर्मिन को यूज नहीं करते हैं, क्यों यूज नहीं करते, क्योंकि फेनफॉर्मिन क्या कॉज करता है, लैक्टिक एसिडोसिस कॉज करता है। तो ये तो ऑप्शंस अपने आपस में चले गए। एक्जिनेटाइड ये जो है हमारा जीएलपी के जैसे काम करता है, ठीक है। तो सीधा सीधा आंसर क्या होगा, डी आंसर अपना एकदम करेक्ट हो गया, ठीक है। ऑप्शंस कैंसिल करो सब बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली, बॉडी सरफेस एरिया वाला फार्मूला पूछा गया, पोसोलॉजी से क्वेश्चन आ गया। अब पोसोलॉजी का क्वेश्चन है भाई, बॉडी सरफेस एरिया का फार्मूला पूछा गया, थोड़ा सा यहाँ पे फार्मूला उन्होंने कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपको सही आंसर बताना है, तो बॉडी सरफेस एरिया को अगर आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो उसके लिए मॉस्कुलर हमारा एक फार्मूला होता है, उससे पहले बॉडी सरफेस एरिया निकलता है, फिर बॉडी सरफेस एरिया आप अगर आपको चाइल्ड लेना है और डिवाइडेड बाय एडल्ट लेना है और उससे एडल्ट डोज से आप मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो वो हमारा कैट्स फार्मूला कहलाता है, ठीक है। वो तो हो गए फार्मूले। वो जो अगर आपको चाइल्ड डोज कैलकुलेट करना है ना, तो बॉडी सरफेस एरिया किसका लेना है, आपको चाइल्ड का लेना है, और यहाँ पे बॉडी सरफेस एरिया एडल्ट का लेना है इनटू एडल्ट, ये कैट्स फार्मूला होता है। अगर बॉडी सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है एडल्ट का, तो उसके लिए मॉस्कुलर फार्मूला चलता है, ठीक है। अब वही पूछा गया आपसे कि 1.73 तक ये रहता है हमारा मीटर स्क्वायर में, तो उसको कैलकुलेट कैसे करोगे आप, तो वो फार्मूला ये होता है भाई, बॉडी वेट लेना है आपको इनटू हाइट लेना है, ठीक है, और उसमें ये फैक्टर का मल्टीप्लाई। तो हमारा ए ऑप्शन एकदम सही है, इसका ए ऑप्शन भाई अपना एकदम सही है, तो सीधा सीधा ए आंसर हमारा सही हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। अब आता है व्हाट इज द प्राइमरी थेरेप्यूटिक यूज ऑफ द इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, बताइए इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड का क्या काम है। कभी गए आपने सुना है नाम कि न्यूबलाइजेशन करा लो भैया, क्या करा लो, न्यूबलाइजेशन, तुम्हारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है रेस्पिरेटरी, तो न्यूबलाइजेशन करा लीजिए। ब्रोंको डायलेटर होता है हमारा, इप्राट्रोपियम जो होता है ये क्या होता है, हमारे M3 रिसेप्टर को एंटागोनाइज करेगा और यहाँ से क्या करता है, ब्रोंको डायलेशन करता है। मतलब कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, सीओपीडी है, अस्थमेटिक पेशेंट है, उसके लिए दिया जाना है। तो कब सपरसेंट होगा, तो एंटीटिसुब ले लो। एलर्जिक रिएक्शन अगर हो रही है भैया, तो डेक्सामेथासोन को ले लो, या एंटीहिस्टामिनिक ले लो, आप सेट्राजीन ले लो, ठीक है।
फॉर द रिलीफ ऑफ द ब्रोंकोस्पाज्म। ब्रोंकोस्पाज्म के लिए तो अच्छी चीज है, ये ब्रोंको डायलेटर होता है। जैसे अपने वो रहते हैं ना लीवोसॉल्ब्यूटामॉल, सॉल्ब्यूटामॉल, वो बीटा 2 एगोनिस्ट होते हैं, तो ऐसा ब्रोंको डायलेटर अपन इसको यूज करेंगे। ठीक है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस में नहीं देंगे। ठीक है, फाइब्रोसिस हो रहा है, टिश्यू में प्रॉब्लम हो रहा है, मेजर इशू है, आपको अच्छे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, पल्मोलॉजिस्ट को। तो सीधा सीधा ब्रोंको, क्योंकि वो ब्रोंको डायलेटर है। ब्रोंकोस्पाज्म का मतलब क्या होता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। एपराट्रोपियम की कहानी आपको सुनाते हैं, आईयूएम लगा हुआ है मतलब क्वार्टरनी नाइट्रोजन है, इसमें ट्रोपिन रिंग प्रेजेंट रहती है, हमारे एट्रोपिन का सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव होता है। एंटीकोलिनर्जिक हमारा ड्रग है, मस्कुलिन रिसेप्टर को एंटागोनाइज करके ब्रोंको डायलेशन करता है। सीधा सीधा याद रखना है। विच सब्सटेंस इज प्राइमरी यूज एज अ इमेटिंग इन केस ऑफ द पॉइजनिंग। बेटा क्वेश्चन अपन ने किया था इपिकॉक का, याद करो, मैंने बताया था इमेटिन को अपन पॉइजनिंग में दे सकते हैं, लेकिन इमेटिन अपने आप में खुद पॉइजन होता है, तो इसलिए ज्यादा उसको यूज नहीं करते हैं, पॉइजनस होता है वो। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइमरी लिखा है, मतलब मेनली होता है इसका मतलब। यहाँ पर देखिए लोराजीपाम का क्या काम भैया, वो तो सो जाएगा। ठीक है, तो भाई वो सो जाएगा तो फिर वॉमिटिंग कैसे करेगा, वो तो वो नींद लग गई उसकी भैया, सेडेटिव ड्रग है, लोराजीपाम तो होगा नहीं। ठीक है, अब एपोमार्फिन, ये फिर भी हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, एक्टिवेटेड चारकोल, देखो चारकोल पॉइजनिंग में दिया जाता है, लेकिन चारकोल को देने का पर्पस क्या होता है, चारकोल जो होता है, जो टेनिक एसिड होता है, वो जिंक ऑक्साइड होता है या मैग्नीशियम, ये हमारा यूनिवर्सल एंटीडोट होता है पॉइजनिंग का, ध्यान रखना। पॉइजनिंग का यूनिवर्सल एंटीडोट जो होता है, वो सबसे, पॉइजनिंग अगर ओरल रूट से हुई है ना, तो उसका जो आपका एंटीडोट है चारकोल तो सबसे अच्छा। चारकोल क्या करता है, जब अपन ने एक्टिवेटेड चारकोल दिया तो पॉइजन को अपनी सरफेस पे वो एब्जॉर्ब कर लेगा। अब इसके एब्जॉर्ब होने से क्या होता है, जो पॉइजन है वो हमारी बॉडी के ब्लड में नहीं पहुंच पाता, एब्जॉर्प्शन इनहिबिट हो जाता है, ये सबसे बड़ा फायदा है। चारकोल दे दिया आपने, तो चारकोल अपनी सरफेस पे पॉइजन को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्प्शन का मतलब सरफेस फिनोमेना, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, अंदर नहीं जाएगा। अब आपने क्या दिया, एमिटिक एजेंट दे दिया, तो ये स्टोमक का कंटेंट पूरा बाहर आ गया, तो पॉइजन हमारी बॉडी से निकल गया। अगर पॉइजन ब्लड में पहुंच चुका है तो फिर अपन को क्या करना पड़ेगा, वो पॉइजन बाहर निकलेगा या तो यूरिनेशन से, ठीक है, या फिर वो किससे निकलेगा, डायलिसिस से। समझ रहे हो, ये तभी तक काम करता है जब तक जीआईटी में है आपका। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, ये जो है आपको पूछ रहे हैं इमेटिक कौन सा होगा, तो अब आपको आंसर देना है कि भाई इमेटिक होगा कौन इसमें से। ठीक है, तो इसमें इमेटिक में आपका इमेटिन नहीं दिया गया, ठीक है, इपिकॉक नहीं दिया गया, तो अब आंसर क्या होगा, एपोमार्फिन हमारा आंसर होगा। लेकिन सोडियम क्लोराइड को भी हाई कंसंट्रेशन में दे दो, जैसे रहते ना घर के जो दादी माँ के नुस्खे होते हैं, अगर नमक का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन भी दे देना तो वो भी वॉमिटिंग कराता है, लेकिन वो क्लासिफाइड नहीं है एज अ एमेटिक, तो वहां एमेटिक लिखा है, तो एपोमार्फिन अपना एकदम करेक्ट आंसर होगा। पॉइजनिंग में सब दे सकते हैं, लोराजीपाम बस को छोड़ के इसको भी, इसको भी, इसको भी, लेकिन एमेटिक पूछ रहे हैं तो सीधा एपोमार्फिन हमारा आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिक फंक्शन ऑफ द अमीनो एसिड इन बायोकेमिस्ट्री अपार्ट फ्रॉम द प्रोटीन सिंथेसिस। भाई अगर हम देखें, हमारे पास अमीनो एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स का मेन काम क्या है, हमारी बॉडी का प्रोटीन बनाना। अब लेकिन और भी काम करते हैं, बताइए वो क्या काम करते हैं, वो बताना है आपको। अमीनो एसिड का काम बताना है, अमीनो एसिड और काम क्या करते हैं भाई, ये बताओ, याद करो कि जो आपका टायरोसिन है बेटा कितना काम कर रहा है, टायरोसिन हमारा नॉन एपिनेफ्रिन बना रहा है, डोपामीन बना रहा, इपिनेफ्रिन बना रहा, ऊपर से थायराइड हार्मोन बना रहा है। तो बहुत सारे हमारे अमीनो एसिड्स जो ऐसे हैं जिनसे हमारे ऑटोकॉइड्स या न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे हिस्टामिन कहां से बनता है, हिस्टाडीन से, सेरोटोनिन कहां से बनता है, ट्रिप्टोफान से बनता है। तो देखिए ये प्राइमरी फंक्शन एनर्जी सोर्स ऑफ द सेल प्रोटीन है भाई, वो तो नॉर्मल काम है। ठीक है, अब ये लिखा ही है कि यूनिक फंक्शन अमीनो एसिड का क्या है, बायोकेमिस्ट्री, प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हो, प्रोटीन से तो एनर्जी मिल रही, तो वो तो वही लिखा है, ये होगा नहीं। सेल वॉल कभी बनती नहीं है बेटा, सेल वॉल तो हमारे में रहती ही नहीं है ना, बैक्टीरिया की सेल वॉल से हमें क्या मतलब, बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी रहती है, उसको इन्वेट कौन करता है, बीटा लैक्टम एंटीबॉडी, उसका कोई मतलब ही नहीं है अपने से। ठीक है, एक्टिंग एज एंजाइम इन द मेटाबॉलिक रिएक्शन, ये बात फिर भी सही है कि भाई जब आप प्रोटीन हो तभी तो आप एंजाइम का काम कर रहे हो, तो फंक्शन वही हो गया ना भाई, एनर्जी प्रोटीन, ये तुम्हारा काम ही है, उसी के लिए तुम बने हो। ठीक है, एक्टिंग एज अ न्यूरोट्रांसमीटर इन द नर्वस सिस्टम, ये बहुत बड़ा रोल है। जैसे ग्लूटामिक एसिड है आपका, ग्लाइसिन है, ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर का काम कर रहे हैं, टायरोसिन से न्यूरोट्रांसमीटर बन रहे हैं, ये एडिशनल फंक्शन है, क्या है,
एडिशनल, तो सीधा सीधा आंसर क्या होगा इसका, डी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। ग्लाइसिन है जैसे न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है, ये ध्यान रखेंगे। अब आता है भाई ट्राइकस्पिड वॉल्व रेगुलेट द ब्लड फ्लो बिटवीन टू चैम्बर ऑफ द हार्ट। बेटा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, आपको ऐसे बनाना है एक डिब्बा, इसके बनाने हैं 4 सेक्शन। यहां लिख दिया लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, ये लेफ्ट एट्रियम और ये अपना राइट एट्रियम। यहाँ पे लिखा अपन ने लेफ्ट वेंट्रिकल और यहाँ पे लिखा राइट वेंट्रिकल, ये है। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं कि प्योर ब्लड किस जाता है। अपन अपने इंडिया में रोड पे किस साइड चलते हैं, लेफ्ट साइड, मतलब सही चलती। यहाँ प्योर ब्लड फ्लो होता है और राइट साइड में इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। यहाँ पर जो रहता है ट्राइकस्पिड वॉल्व रहता है, यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल्व होता है जिसको मिट्रॉल वॉल्व बोलते हैं। एल में 2 डंडे हैं ना, तो याद रखना बाइकस्पिड रहता है। एल में कितने डंडे हैं, 2 हैं, बाइकस्पिड है, ठीक है। अपनी रोड पे तुम कहां जाते हो, लेफ्ट साइड चलते हो, सही चलते हो ना, प्योर ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। राइट साइड में इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है और राइट साइड में ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि लेफ्ट वेंट्रिकल इन एरोटा लेफ्ट साइड नहीं होता, बेटा ये काट दीजिए, ठीक है। एल में 2 डंडे, बाइकस्पिड मिट्रॉल वॉल्व होता है वहां पे, ठीक है। राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी, दैट इज नॉट करेक्ट, ठीक है, यहाँ नहीं होता। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये भी नहीं होगा। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, ये एकदम अपना करेक्ट हो जाएगा। डी आंसर हमारा सही है किसके लिए, ट्राइकस्पिड वॉल्व के लिए। हमेशा ये वॉल्व का क्वेश्चन आता ही है, ये मान के चलना, ठीक है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रिटिकल फैक्टर इन फॉर्मुलेटिंग ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन टू इंश्योर कंफर्ट, भैया आंखों में डालना है, ठीक है, सॉल्यूशन। ऑप्थेल्मिक मतलब आई में यूज करना। अब आई में कुछ अपन ऐसा डाल दें कि आई में बर्निंग सेंसेशन होगा तो दिक्कत होगी ना। तो यहाँ पे ये जो प्रिपरेशन है आई के लिए, आंखों में यूज करना, आंखों में डालना है भाई ये प्रिपरेशन। तो क्या ध्यान रखना पड़ेगा अपन को, सबसे बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा भैया, आप आइसोटोनिसिटी सबसे जरूरी है। आप देखिए, आप अगर कुछ ऐसा हायर मॉलिक्यूलर वेट लेंगे, कॉर्निया क्रॉस नहीं करेगा। हाई ऑस्मोसिटी यूज करोगे, बर्निंग सेंसेशन हो जाएगा। स्लो डिसोल्यूशन रेट रहेगा, पाउडर थोड़ी भर रहे हो, स्लो डिसोल्यूशन रेट, वो तो आप सॉल्यूशन ही दे रहे हैं ऑलरेडी, समझ रहे हो। तो आइसोटेनेसिटी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे पेरेंट्रल के लिए और ऑप्थेल्मिक के लिए। हमारा 0.9% जो NaCl है, 2% बोरिक एसिड है, 5% डेक्सट्रोज है, ये आइसोटोनिक होते हैं। तो सबसे जरूरी आइसोटोनिसिटी। अगर आप हाइपरटोनिक यूज करते हो तो अपन ने देखा आरबीसी का साइज क्रीनिएशन हो जाता है। हाइपोटोनिक होते हो हीमोलाइसिस, और अगर आई में यूज करोगे तो हमको बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, ठीक है। तो आइसोटोनिसिटी सबसे जरूरी होती है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द इंसुलिन हार्मोन, भाई हमारे इंसुलिन का काम क्या है। इंसुलिन का काम ये है कि कल तुम घूमने गए, तुमने भैया 1 किलो मिठाई खा ली, तो 1 किलो मिठाई खाने से तुमको डायबिटीज नहीं होगी। अपना इंसुलिन उस ग्लूकोज को क्या कर देगा, पेरिफेरली यूटिलाइज कर देगा और हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल मेंटेन करके रखेगा। तो यहाँ पर देखिए, आप देखिए एसिड सिक्रेटिंग, भाई ये काम नहीं होता, ठीक है। ये इनहिबिट द एसिड सिक्रीशन स्टमक, ये कोई काम नहीं है। डिक्रीज द ब्लड ग्लूकोज एंड अल्टर द प्रोटीन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है, आगे भी पढ़ लेते हैं। इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज को कभी नहीं बढ़ाता बेटा, ब्लड ग्लूकोज को डिक्रीज ही करेगा, ठीक है, बाय इंक्रीजिंग द पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। तो ये आपको ध्यान रखना। इंसुलिन की अगर बात करें, इंसुलिन हमारा पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है, इसमें 51 अमीनो एसिड्स होते हैं। ए चेन में आपके 20 अमीनो एसिड होते हैं, बी चेन में कितने होते हैं, हमारी जो बी चेन होती है उसमें 31 अमीनो एसिड होते हैं। आपस में ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। इंसुलिन ओरल रूट से नहीं दे सकते हैं, ये इसका ड्रॉबैक है, इसलिए इसके रिस्पेक्ट में जो हमने दूसरे ड्रग बनाए, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स को बनाया हुआ है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं यहां से हम। अगला क्वेश्चन, अल्फा सेल से क्या रिलीज होता है, ग्लूकागॉन, जो इंसुलिन का क्या है, फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट है। भाई इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, ग्लूकागॉन बढ़ाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। बीटा सेल से क्या रिलीज होता है, इंसुलिन का रिलीज होता है, डायबिटीज में काम करता है हमारा। डेल्टा सेल से सोमेटोस्टेटिन का रिलीज होता है, ये दोनों के रिलीज को इनहिबिट करता है, ठीक है। पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड होता है, ये रिलीज ऑफ द डायस्ट्रो सिक्रीशंस को करता है कम, ठीक है। कंटेस्ट ऑफ फार्मेसी मैनेजमेंट, ड्रॉप आपकी शिपिंग है, ये एक वर्ड होता है मैनेजमेंट का, ड्रॉप शिपिंग इज अ डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। ये कहां पे अप्लाई होता है, ड्रॉप शिपिंग डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल कहां पर अप्लाई किया जाता है। ड्रॉप शिपिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है उसको कहां यूज करेंगे अपन, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो ड्रॉप शिपिंग जो है, यहां पर ध्यान से पढ़ते हैं, मेडिकेशन आर
डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द नेटवर्क ऑफ द कम्युनिटी फार्मासिस्ट। ठीक है, ये बिल्कुल सही नहीं है भाई। यहाँ पर कंटेस्ट ऑफ द फार्मेसी में ड्रॉप शिपिंग, ठीक है, इज अ डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। ये तो नॉर्मल मॉडल है भाई हमारा। ठीक है, फार्मेसी मेंटेन अ लार्ज इन्वेंट्री एंड डायरेक्टली डिलीवर टू द पेशेंट। डायरेक्टली डिलीवर कभी पेशेंट को नहीं किया जाता है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे दिया जाता है, ये कहीं नहीं होता है, ये तो ऑप्शन बिल्कुल भी गलत। मैन्युफैक्चर डिलीवर द प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द एंड कंज्यूमर ऑन बिहाफ ऑफ द फार्मेसी। ये बात सही है कि भाई फार्मेसी के बिहाफ में ड्रॉप और ये शिपिंग, ठीक है, तो ये सीधा सीधा वहीं पे शिप कर दिया। आज अपन देख रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आने लगे बहुत सारे, तो वो यही कॉन्सेप्ट है कि भाई प्रिस्क्रिप्शन उन्होंने अपलोड करवा लिया कस्टमर से और डायरेक्ट शिप कर दिया। तो ये आंसर हमारा सी आंसर एकदम करेक्ट है। प्रोडक्ट शिप्ड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द होलसेलर बिफोर रीचिंग द फार्मेसी। भाई वो तो होलसेलर तक जाती है, तो ड्रॉप मतलब डायरेक्ट दे रहे हो, बट प्रिस्क्रिप्शन जरूरी है, ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट पॉइंट है विच कैरेक्टरिस्टिक एसेंशियल फॉर अ वेजाइनल पेसरी बेस। अगर आप वेजाइनल पेसरीज को यूज कर रहे हो, सपोजिटरीज का टाइप होता है, तो क्या जरूरी है? देखिए यहाँ पर हाई सॉल्युबिलिटी इन वाटर, हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पर क्या होगा? देखो सपोजिटरीज में सबसे जरूरी चीज होती है कि बॉडी के टेम्परेचर पे जाके वो क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए। ठीक है, सपोजिटरीज को जनरली हम बोलते हैं, कुछ डाउट रहता है लोगों को कि सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है या सॉलिड डोजेस फॉर्म है। देखिए जो स्टोर्ड फॉर्म है, जिस फॉर्म में वो रखा है स्टोर में, वो तो सॉलिड है, तो सॉलिड डोजेस फॉर्म है। अब बॉडी के अंदर जाता है तो मेल्ट हो जाता है, तो सेमी सॉलिड में आ जाता है। ठीक है, तो है तो वो हमारा क्या, यूनिट सॉलिड डोजेस फॉर्म है। आज अपन टैबलेट की बात करो, अपन टैबलेट खाते हैं, फिर वो सॉल्यूशन बन जाता है, तो टैबलेट का लिक्विड हो गया, तो जो बाहर है वही उसका फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट उसका लो होना चाहिए, जिससे वो आपका क्या हो, बॉडी कैविटी के अंदर क्या हो सके, मेल्ट हो सके। तो सीधा सीधा आंसर क्या होगा इसका, सी आंसर अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपाउंड इज कॉमनली यूज्ड एज एंटीऑक्सीडेंट इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। बताइए भाई क्या आंसर होगा? भाई अब ऑक्सीडेशन को रोकने वाले को क्या कहते हो? आग बुझाने वाले को क्या बोलते हो? फायर फाइटर। चोर को पकड़ने वाले को पुलिस बोलते हो। तो इसमें क्या बोलोगे बताइए? अगर कोई कंपाउंड है, ठीक है, ये एंटीऑक्सीडेंट के फॉर्म में यूज करोगे, ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करेगा। भैया विटामिन सी से बड़ा कोई एंटीऑक्सीडेंट है इस दुनिया में? ये है भैया विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है। तो सीधा सीधा आंसर क्या होगा हमारा, विटामिन सी। BHA है, BHT है, ये बहुत कॉमन होते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड है, अच्छे से याद रखना, हमारा क्या होता है, ये बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट है। BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल है, BHT है, ये बहुत आते हैं एग्जाम में। ठीक है, विटामिन ई में भी हमारी प्रॉपर्टी होती है, टोकोफेरॉल में भी, ध्यान रखना। अकॉर्डिंग टू द पॉइजन एक्ट, पॉइजन एक्ट कब आया? 1999 में आया। ठीक है, इसमें विच अथॉरिटी इज प्राइमरी रिस्पांसिबल फॉर क्लासिफाइंग सब्सटेंस एज अ पॉइजन। भाई पॉइजन को अगर डिटरमाइन करना है तो कौन करता है कि ये पॉइजन है? भाई कौन बताएगा हमारे देश में ये भैया जहर है और ये दवाई है? कौन बताएगा? ठीक है, देखिए ये जो चीज छोड़ दी गई है, देखो जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, ये आपका इज डीएम, इंपोर्ट सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक के लिए, क्लिनिकल ट्रायल के लिए, बैन वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन पॉइजन का जो अथॉरिटी दिया गया है ना कि पॉइजन है ये, वो किसको दिया गया? स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट उसको डिक्लेयर करता है दैट इज द पॉइजन। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? पॉइजन कहा जाता है। तो पॉइजन एक्ट में ये प्रावधान है कि भाई इंपोर्ट वगैरह के लिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट अपने रूल रेगुलेशन खुद बना सकता है अपने यहाँ सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पॉइजन के। तो इसका आंसर क्या है? स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे एरोमा ऑफ द रोज यूज इन द परफ्यूम इज मेनली एट्रीब्यूट विच ऑफ द कंपाउंड। अपन देखते हैं ना रोज का फ्लेवर आ रहा है, रोज का स्मेल आ रहा है, रोज का एरोमा आता है, वो क्यों आता है? क्या प्रेजेंट होता है जिसके कारण आता है? तो एरोमा ऑफ द रोजेस जो होता है परफ्यूम वगैरह में रहता है। अपन देखते हैं ना भाई अपने रूम फ्रेशनर वगैरह आते हैं, तो उसमें रोज का जो एरोमा होता है उसका रीजन क्या होता है? रोज का। तो उसमें याद रखना है जेरिनियोल प्रेजेंट होता है, इंपॉर्टेंट है भाई। क्या होता है रोज में? क्या होता है? अगर आप रोज बोलो तो रोज के स्पेलिंग में जी आ गया है, तो याद रखना जेरिनियोल क्या होगा? जेरिनियोल अपना एकदम करेक्ट आंसर रहेगा, जेरिनियोल अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जेरिनियोल रहता है रोज में। देखिए अलग अलग चीजें हैं, इस पर क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये टेबल है। ये जीपैट एट योर फिंगर टिप्स बुक्स बहुत अच्छी बुक है। इसमें देखो बहुत सारी चीजें ऐसी मिली जो पेपर में आई और हमारे बुक्स में थी। ठीक है, तो इसको बुक को आप परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए
एलाइल बेंजोएट है, ये चेरी फ्लेवर देता है। एलाइल कैप्रोवेट पाइनएप्पल, अगर अपन देखें अपने आप पाइनएप्पल आइसक्रीम आती है तो उसमें क्या रहता है, आपका एलाइल कैप्रोवेट रहता है। अब अपन को क्या लगता है कि भाई ये पाइनएप्पल से बना है, वो पाइनएप्पल नहीं होता, उसमें क्या होता है, वो फ्लावरिंग एजेंट्स होते हैं हमारे। तो पाइनएप्पल का फ्लेवर कौन देता है, आपका एलाइल कैप्रोवेट देता है। एनाइस जो होता है ये एनाइसाइल अल्कोहल रहता है, ठीक है। सिनेमेल्डिहाइड हमको सिनोमेन का फ्लेवर दे देता है। यूजिनॉल जो होता है ये क्लोव का दे देता है। जेरिनियोल हमको रोज का देता है। मस्क जो होता है वो पीच का दे देता है। तो ये अलग अलग फ्लावरिंग एजेंट्स होते हैं जो हमारे सिरप वगैरह में यूज होते हैं, जो पीडियाट्रिक डोजेस फॉर्म होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट मोस्ट एक्यूरेट फॉर मेजरिंग द वॉल्यूम लेस देन 50 माइक्रोलीटर इन फार्मास्यूटिकल मेट्रोलॉजी। जब हम फार्मास्यूटिकल मेट्रोलॉजी मतलब मेजरमेंट की जो सेक्शन होता है, वेट मेजर करो, वॉल्यूम मेजर करो। एक और क्वेश्चन था देखो, मिनिमम सेंसिटिविटी वाला क्वेश्चन था, तो वैसे ही क्वेश्चन ये है कि हमारा जो यहाँ पर देखा जाए अपन को मेजर करना है तो क्या करोगे बेटा, ये क्वेश्चन ही नहीं है। मतलब ये माइक्रो भैया लिखे हैं और ये माइक्रो पिपेट लिखा है, काम खत्म हो गया। भाई आपका अगर बहुत कम वॉल्यूम है तो अपन पिपेट से मेजर करेंगे, माइक्रो पिपेट यूज कर लेंगे, ठीक है। तो सीधा सीधा डी आंसर अपना एकदम करेक्ट हो गया। देखो ये माइक्रो पिपेट है आपका। अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वायबिलिटी एंड मार्क द करेक्ट आंसर, ठीक है। कंप्रेस्ड टैबलेट, सॉल्यूशन, कैप्सूल, सस्पेंशन, बताओ। डिक्रीज वायबिलिटी लिखना है, मतलब सबसे पहले आपको देखना है सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन की वायबिलिटी तो अच्छी होगी भाई, ठीक है। फिर आपको यहां देखें कैप, सॉल्यूशन तो टॉप पे आई गई, तो ये देखिए कैप्सूल और सस्पेंशन तो पीछे चले गए। अब आपके पास दो ऑप्शन, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कैप्सूल। अब बताइए आपका वायबिलिटी किस में ज्यादा होगा, सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा होगा, ये हमने देख लिया। अब सॉल्यूशन के बाद अगर सॉल्यूशन का दूसरा फॉर्म देखें तो वो सस्पेंशन है भाई। इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं 5 माइक्रोमीटर के और वो सस्पेंडर रहते हैं, तो ये भी देंगे वायबिलिटी अच्छी। तो अब आएगा सॉल्यूशन, सस्पेंशन, फिर कैप्सूल आ जाएगा, क्योंकि कैप्सूल के अंदर भी छोटे छोटे पार्टिकल्स भरे रहते हैं। टैबलेट में पहले डिसइंटीग्रेशन होगा फिर डिसोल्यूशन होगा, समय ज्यादा लग जाएगा। तो मतलब आपका ए आंसर चला गया, सस्पेंशन को पीछे किया आपने, गलत बात है ये, ठीक है। तो इसमें सीधा सीधा आंसर हमारा डी आएगा। सॉल्यूशन, सस्पेंशन ये डोजेस फॉर्म है। अगर इसमें कोई इंजेक्शन और लिख देना तो वो पहले आ जाएगा, आई भी सबसे टॉप करेगा, ध्यान रखना है। इसके बाद आता है व्हाट इज द मिनिमम एरिया विच रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिटेल ड्रग स्टोर। देखो जनरली अगर स्क्वायर फीट में देखो तो 600 से कितना होगा, 1000 स्क्वायर फीट हो जाएगा। अब आपको नहीं दिया तो 10 मीटर स्क्वायर अपन आंसर लगाएंगे, कितना, 10 स्क्वायर मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा ये आंसर बेटा अपना करेक्ट हो जाएगा। कम से कम इतना तो होना चाहिए, मिनिमम है, ज्यादा रहे तो अच्छी बात है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग हिप्नोटिक ड्रग प्राइमरी बाय, यहाँ पर पोटेंशियलिंग द एक्शन ऑफ गाबा ऑन एक्ट ऑन द गाबा रिसेप्टर रिजल्टिंग इन इंक्रीज द न्यूरोनल इन्विशन। बताइए ये क्या आंसर होगा। अब इसमें तो कुछ है ही नहीं बेटा, देखो सीधा सा कहानी है कि आपसे पूछ रहा है सेरोटोनिन ड्रग। अपन देखें अगर सेरोटोनिन ड्रग की कहानी, ये सीएनएस का डिप्रेशन करती है, गाबा को बढ़ाती है। गाबा हमारा इनहिबिटरी टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर है। अब सेरोटोनिन ड्रग में पहला जो आया बारूचरेट्स आए, बारूचरेट्स में टॉलरेंस डिपेंडेंस ज्यादा होती है, मेटाबॉलिज्म इंड्यूसर होता है, यूज नहीं करते अपन इसको ज्यादा। इसकी मैकेनिज्म क्या है, ये अपने आयन चैनल रिसेप्टर होता है ना, गाबा ए क्लोराइड चैनल कॉम्प्लेक्स पे काम करके इसके ड्यूरेशन को बढ़ाता है। जैसे जब कोई बड़े हॉल से लोग निकलते तो अपन गेट लॉक कर देते ना ऐसे, तो निकलते रहो, तो ड्यूरेशन को बढ़ाता है। और जो हमारा बेंजोडाइजेपिन है, ये बेंजोडाइजेपिन जो होता है 1,4 बेंजोडाइजेपिन, ये जो ड्रग है हमारा, ये इसमें जो ड्रग होती है ये भी उसी पे काम करती है, गाबा ए क्लोराइड चैनल कॉम्प्लेक्स पे काम करे। लेकिन ये पता क्या करती है, जैसे एसी रूम होता है तो अपन जब कोई जाता है तो गेट बार बार ओपन होता है, तो ये फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता है। किसको बढ़ाता है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता है, ठीक है। इसके बाद इनके न्यूअर हिप्नोटिक बनाए गए जिसमें जेड से नाम है, जोल्पिडेम, जेलिप्लान, ये सब है। तो अब यहाँ पर देखिए कि ये तो ना तो इस ऑप्शन में बेटा बारूचरेट्स दिया है कोई, नाम को बेंजोडाइजेपिन ऑप्शन दिया, केवल जेड नाम दिया है, जोल्पिडेम, जेलिप्लोन, जोपिक्लोन ये दिए हुए हैं। तो यहाँ एम्फेटामिन तो बेटा सीएनएस स्टिमुलेंट होता है, नॉनेपेफ्रिन के रिलीज को बढ़ा देता है, गया काम से। कैफीन सीएनएस स्टिमुलेंट है, ब्रोंकोडायलेटर ड्रग भी होता है, जेंथिन रिंग इसमें प्रेजेंट होती है, सर्ट्रलिन हो गया हमारा, ठीक है ये। तो अब इसमें सीधा सीधा आपका आंसर क्या होगा, जोल्पिडेम हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन था बेटा, तो अपना बी आंसर एकदम करेक्ट है इसमें, ठीक है, ध्यान रखना, इजी क्वेश्चन था। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फार्मास्यूटिकल
ड्रग इंट्रैक्शन। ड्रग इंट्रैक्शन का क्या कैरेक्टरिस्टिक है भाई? ड्रग इंट्रैक्शन अगर होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है, इट इज अ फिजिको-केमिकल इंट्रैक्शन दैट अकर व्हेन ड्रग्स आर मिक्स्ड इन अ आईवी इन्फ्यूजन कॉजिंग द प्रेसिपिटेशन। ये हो सकता है भाई फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल पूछ रहा है, ठीक है। ड्रग इंट्रैक्शन अकर्स व्हेन इंट्रैक्टिंग ड्रग हैव आइदर एडिटिव इफेक्ट ऑन अपोजिट इफेक्ट। ये तो देखो, ये सिनर्जिज्म है और ये एंटागोनिज्म है। अब ये जो आएगा आपका, ये आपका किसकी कैटेगरी में आएगा? फार्माकोडायनेमिक में आएगा। वहां फार्मास्यूटिक्स लिखा हुआ है। क्या लिखा है? फार्मास्यूटिक्स। अब आंसर बता दो बेटा आप लोग, इतने से आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे क्या? फार्मास्यूटिक्स लिखा है, मतलब हमारे डोजेस फॉर्म की कहानी है। और जब फार्माकोडायनेमिक है तो ब्लड के अंदर की लड़ाई है ये, ठीक है। तो अब इसमें अगर लिखा है फार्मास्यूटिक्स, तो सीधा सीधा हमारा आंसर क्या होगा? ओनली वन होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। क्या होगा? ओनली अपना वन आंसर इसमें करेक्ट आएगा। ओनली हमारा वन आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक इज नोन टू इनहिबिट बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस? क्या? बाय इनहिबिटिंग द 30S, एस है ये, 30S राइबोसोम, ठीक है। अब 30S राइबोसोम पे काम करता है, बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, ठीक है। ये पूछा। पेनिसिलिन तो भाग गया यहां से, बोला भैया मैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक हूं साहब, और मैं सेल वॉल सिंथेसिस पे काम करता हूं, बैक्टीरियासाइडल होता हूं। ये तो चला गया यहां से, ठीक है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी हट गया फिल्म से। कह रहा साहब हम फ्लोरोक्विनोल्स हैं और हम साइडल नेचर के होते हैं, हम डीएनए गारेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन को इनहिबिट करते हैं। ये भी चला गया। अब टेट्रासाइक्लिन आया, कहता साहब हम 30S यूनिट से बाइंड करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। हमें रुको आप यहाँ पर पढ़ने का, ठीक है भाई, लेकिन हम डी भी पढ़ेंगे। विनकोमाइसिन, ठीक है। विनकोमाइसिन से बेटा रेडमैन सिंड्रोम होता है, ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक होता है, सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। विनकोमाइसिन भी चला गया, बचा क्या? टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन 30S राइबोसोम यूनिट से बाइंड करता है, हमारे अमाइनो एसिड टीआरएनए के अटैचमेंट को इनहिबिट करता है। अगर आपसे पूछे कोई इरिथ्रोमाइसिन का क्या मैकेनिज्म है मैक्रोलाइड का, 50S से बाइंड करता है, ट्रांसपेप्टाइडेशन को इनहिबिट करता है। अगर आपसे क्लोरमफेनिकोल का पूछा जाता है, 50S से बाइंड करता है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है। क्लोरमफेनिकोल में ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है। अगर आपसे पूछा जाए अमीनोग्लाइकोसाइड, अमीनोग्लाइकोसाइड जो होता है साइडल होता है, बाकी प्रोटीन सिंथेसिस वाले स्टैटिक होते हैं, चाहे वो टेट्रासाइक्लिन हो, मैक्रोलाइड हो, क्लोरमफेनिकोल हो, लेकिन ये साइडल होता है। ये अपना 30S 50S राइबोसोम यूनिट पे बाइंड करता है, पॉलीसोम फॉर्मेशन को फ्रीज कर देता है इनिशियल स्टेप में, मिसरीडिंग ऑफ एमआरएनए करता है और मेम्ब्रेन को भी अफेक्ट करता है। इसलिए ये क्या होता है? साइडल होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह ध्यान रखेंगे अच्छे से। तो सीधा सीधा आंसर इसका क्या है? अपना आंसर सी होगा। टेट्रासाइक्लिन अगर एक्सपायर डेट का यूज करोगे आप तो कौन सा सिंड्रोम हो जाता है? फेनकोनी सिंड्रोम हो जाता है। ध्यान रखना है, एक्सपायर डेट का अगर टेट्रासाइक्लिन हम यूज करेंगे तो सिंड्रोम कौन सा होगा? फेनकोनी सिंड्रोम हो जाता है। अगर हम एक्सपायरी डेट का क्या यूज करेंगे? टेट्रासाइक्लिन। ध्यान रखना अच्छे से। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यहां पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया? इलेक्टेड मेंबर के लिए क्वेश्चन आया ये, ठीक है। अगर हम फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करें तो एक्स ऑफिशियो मेंबर रहते हैं, फिर इलेक्टेड मेंबर रहते हैं, फिर हमारे क्या रहते हैं? नॉमिनेटेड मेंबर्स रहते हैं, ठीक है। अगर एक्स ऑफिशियो की मेंबर की बात करें तो इसमें 3 मेंबर होते हैं हमारे, ठीक है। और इलेक्टेड मेंबर की बात करें तो इसमें 6 हमारे टीचर होते हैं, ठीक है। और एक इसमें बंदा रहता है हमारे एमसीआई का, ठीक है। और आपका एक नहीं है, वो याद रखना, वो एक नहीं है, वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है फ्रॉम ईच स्टेट। अगर हम देखें हमारे यहाँ 29 स्टेट और 7 यूनिट रेट्स, तो इसका जो टोटल है वो ज्यादा है, ध्यान रखना। और नॉमिनेटेड में मेंबर बात करें, 6 हमारे फार्मेसी प्रोफेशनल्स होते हैं, एक अपना एआईसीटी का रिप्रेजेंटेटिव होता है, एक यूजीसी का रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है। और 1 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट फ्रॉम ईच स्टेट होता है। तो ऐसे अगर आप टोटल टाइप्स पूछे कि कितने मेंबर होते हैं पीसीआई में, टाइप्स पूछा जाए तो 3 टाइप्स होते हैं। टोटल नंबर पूछे बेटा तो बच्चे 20 लगाते हैं। 20 लगा तो देते हो आप इसको देख के, ये 3 हो गया, ये हमारा 8 हो गया, और यहाँ पे ये 9 हो गया, तो ऐसे मिला के 20। बेटा ये 1 नहीं है, ये ईच स्टेट से हैं, ये 36 है मैक्सिमम, ठीक है। तो अगर नंबर की बात करो, आप साइट पे जाके देखोगे ना तो नंबर ज्यादा दिखेंगे, मोर देन 85 90 तक पहुंच सकते हैं मैक्सिमम। देखो ना, ये एक्स ऑफिशियो 3 हो गए हमारे, ठीक है। अब आपने एक्स ऑफिशियो 3, इसके अलावा यहां पर अपना ये 6 + 1 7, और 7 + 36 से जाओगे तो कितना होगा? 43 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया।
अब यहां देखो ये हमारे 6 + 2 तो ये 8 हुआ, 8 + 36 करिए, 8 + 36 करते हैं अगर हम 8 + आप 36 करेंगे तो कितना आएगा 44 आएगा, इसको जोड़ दीजिए, ये 0 आएगा, यहाँ पे 90 आएगा। ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है पीसीआई की, ठीक है। और अगर कुछ स्टेट नहीं भेजते हैं तो कम हो जाते हैं। अभी आप वर्तमान में देखेंगे 80+ मेंबर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, क्या करते हैं बच्चे गलती करते हैं। बच्चे क्या गलती करते हैं, टीचर भी गलती करते हैं, बच्चों को पढ़ा देते हैं, 20 मेंबर होते हैं, 20 मेंबर होते हैं, वो 1 समझ लेते हैं, 1 नहीं है, वो ईच स्टेट है, ठीक है, ध्यान रखना। और अगर एग्जाम में पूछा जाए पीसीआई में मेंबर कितने हैं, उनने ए ऑप्शन में दिया 20, बी ऑप्शन में दिया 10, सी ऑप्शन में 15 और डी ऑप्शन में दिया मान लो 12। जब ऐसा गलत क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो वहां पे लड़ना नहीं है, हमें फिर 20 आंसर लगा देना है। भैया जब दुनिया गलत है तो हम क्या करें, समझ रहे हो, तो आंसर 20 लगा दोगे। फिर अगर इस क्वेश्चन को कोई बच्चा क्लेम कर देगा ना तो गारंटी से ये क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि टोटल नंबर पूछ रहे हो ना आप, तो भाई 20 आप इस हिसाब से बोल रहे हो, लेकिन 20 है नहीं एक्चुअल में, वो कितने हैं मैक्सिमम 90, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, एक्स ऑफिशियो का नंबर फिक्स है भाई 3 है, टीचर का नंबर फिक्स है कि 6 है आपके, एमसीआई का बंदा 1 है, लेकिन ये ईच स्टेट है, फार्मासिस्ट जो रजिस्टर्ड है वो ईच स्टेट है, ये ध्यान रखेंगे अच्छे से। अब इस क्वेश्चन को देखो, यहां पूछा गया है इलेक्टेड मेंबर पे क्वेश्चन आया, मतलब हमारे इस सेक्शन पे क्वेश्चन है। अब ध्यान से पढ़ना, 5 मेंबर इलेक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। बेटा 5 कैसे इलेक्ट करता है वो, ठीक है, यूजीसी से एक नॉमिनेट होता है, ठीक है, 1 मेंबर इलेक्टेड बाय द स्टेट काउंसिल रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, ठीक है। ये बात फिर भी सही हो सकती है, 1 मेंबर फ्रॉम इलेक्टेड फ्रॉम स्टेट काउंसिल फ्रॉम ईच स्टेट, ये तो सही लिखा हुआ है। 2 मेंबर इलेक्टेड बाय द मेडिकल काउंसिल, ये भी गया काम से। भाई आपका हर स्टेट का जो स्टेट काउंसिल होता है, हमारे देश में कितने आपके जितने यूनियन टेरिटरी स्टेट हैं तो उतने रहेंगे ना, तो उनसे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आएगा, तो वो एक ही बेचते हैं ना। तो इसमें देखो ऑप्शन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा है आपका जो ऑप्शन सही होगा वो हमारा ओनली 2 वाला ऑप्शन सही है बेटा, बिल्कुल सही है। 1 मेंबर फ्रॉम स्टेट काउंसिल से आता है, तो हर स्टेट से आता है, 29 + 7 36 सेक्शन है, वहां से जाएंगे भाई वो, तो आपका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हमारा बी होगा, एकदम सही है, क्वेश्चन भी सही, आंसर भी सही। अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या होता है कि जो आपके इलेक्टेड मेंबर है, हमने बताया 6 टीचर हैं, ठीक है, ये टीचर हो गए, ये एमसीआई का हो गया, ये आपका रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट फ्रॉम स्टेट हो गया। तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट रिप्रेजेंट ईच स्टेट, देखो बुक में लिखा है, फिंगर टिप्स में क्लियर लिखा है ईच स्टेट, ठीक है, नॉमिनेटेड में देख लीजिए ये लिखा हुआ है ईच स्टेट, समझ रहे हो, तो यहाँ पे ध्यान रखना अच्छे से, प्रॉपर मेंशन। एक्स ऑफिशियो क्या होते हैं, कुछ लोग बताते हैं एक्स ऑफिशियो रिटायर्ड होते हैं, नहीं भाई, इनका मेन ऑफिस क्या है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस का ऑफिस मेन उसका हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफिस है भाई, अपने डायरेक्टर जो सीडीएल है उसका वो सीडीएल ऑफिस है, ठीक है, जो अपना ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया उसका ऑफिस क्या है, सीडीएसयू है, तो वो अपने ऑफिस में काम करते हैं, दूसरे के ऑफिस में जा रहे हैं पीसीआई में, तो वो एक्स ऑफिशियो कहलाते हैं। गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं जो अपने ऑफिस के अलावा दूसरे ऑफिस की कमेटी में रहते हैं, तो उनको एक्स ऑफिशियो बोलते हैं, ठीक है। एक्स ऑफिशियो का मतलब नहीं होता कि कुछ बच्चे समझ बैठते हैं एक्स सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन नहीं है वो, क्या है अपने एक्स ऑफिशियो हैं, वो एक्स सर्विसमैन नहीं बोल सकते उनको, क्या है वो हमारे एक्स ऑफिशियो हैं। तो ध्यान रखना इस चीज को अच्छे से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ये ध्यान रखना। अब आता है ये स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ लेमिनार एयर फ्लो, ठीक है, लेमिनार एयर फ्लो वर्क बेंच रहती है, उसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है बताइए। मॉइस्चर फ्री एनवायरनमेंट के लिए बेटा नहीं काम करता है, ठीक है, फैसिलिटेट द केमिकल स्टलाइजेशन, ये भी नहीं है, मेंटेन हाई टेम्परेचर भी नहीं है भाई, पर्टिकुलेट मैटर और माइक्रोजिम एयर में नहीं होना चाहिए, हेपा फिल्टर अपन लगाते ना उसी टाइप का पर्पस इसका भाई। क्लास 100 रूम आपको क्या करना है, मेंटेन करना है कि भाई वहां पे पर्टिकुलर एरिया में क्या ना हो, पार्टिकुलेट मैटर ना हो, डस्ट पार्टिकल ना हो, टिंडल इफेक्ट ना हो जाए, ठीक है, माइक्रोजिम ना हो, तो ये रहता है, देख सकते हैं आप, ठीक है। आगे बात करते हैं द काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम, ठीक है, इन द किडनी क्रूशियल फॉर विच फंक्शन, भाई बताइए क्या होगा, किडनी की बात है, ठीक है, किडनी के बारे में ध्यान रखना, कुछ बच्चों को लगता है किडनी हाईली परफ्यूज ऑर्गन है, परफ्यूज ऑर्गन हाईली ब्रेन है, और हमारा क्या है भाई वहां पे ब्रेन, ब्रेन जो है और अपना यहाँ पर किडनी, ये हाईली परफ्यूज होते हैं,
ठीक है, लंग्स नहीं होते हाईली परफ्यूज, ठीक है, ध्यान रखना। किडनी और ब्रेन हाईली परफ्यूज ऑर्गन में आते हैं, ठीक है। मैंने अभी बोला कि किडनी और जो हमारा ब्रेन है वो हाईली परफ्यूज, सबसे ज्यादा तो किडनी। किडनी को कहा जाता है प्यूरिफिकेशन ऑर्गन, क्या कहते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑर्गन। कुछ लोगों को लगता है लंग्स ऑक्सीजन के टर्म में है केवल, बाकी किडनी प्यूरिफिकेशन, ठीक है, ध्यान रखना। आप यहां पर पूछ रहे हैं कि यहां पे लिखा है काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम, ये क्या कोरिलेट करेगा, ठीक है। तो देखिए काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम है, हमें मेन अपने यूरिन का कंसंट्रेशन, ट्रांसपोर्ट से क्या मतलब, यूरिन को कहीं ले जाना, वो तो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है। फिल्टर ऑफ ब्लड, ये तो प्रोसेस है। इसका पर्पस क्या है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसके कंसंट्रेशन को कम करना। यूरिन आपका स्टोरेज, इसका भी कोई पर्पस नहीं। कंसंट्रेटिंग यूरिन, हमारी यूरिन को क्या करना, कंसंट्रेट करना, क्योंकि ऐसा ना हो हमारी बॉडी से वाटर ज्यादा लॉस हो जाए। हमने पढ़ रखा है कि हमारा 180 लीटर ब्लड फिल्टर होता है, यूरिन कितनी बनती है, 1.5 लीटर। हमारे पास एडीएच है ना, जो इंपॉर्टेंट वाटर को क्या कराता है, रीअब्सॉर्ब कराता है, ठीक है। तो इसमें सीधा सीधा है कंसंट्रेटिंग द यूरिन, ये अपना आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहां पर लिखा हुआ है इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस, फॉर्म ऑफ द एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, प्राइमरी अफेक्ट विच पार्ट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। देखो ट्यूबरकुलोसिस को लेके ऐसा लगता है बच्चों को केवल लंग्स में होता है, नहीं, ये बॉडी में कहीं भी स्प्रेड कर सकता है। जब इसकी सीवियरिटी बढ़ती चली जाती है तो ये बॉडी में कहीं पर भी स्प्रेड कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारे इंटेस्टाइन पे भी अटैक करता है, तो उसको क्या कहोगे, देखो लिखा है ना एक्स्ट्रा पल्मोनरी, मतलब लंग्स से बाहर निकल गए हैं ये। एक्स्ट्रा पल्मोनरी, लंग्स से क्या आ चुका है, हमारा बाहर जाने लगा। तो देखिए यहाँ पर ये इलियोसिकल रीजन पे सबसे पहले ध्यान रखना है, इंटेस्टाइन में सबसे सेंसिटिव रीजन यही होता है, इलियोसिकल रीजन, ठीक है। अपन एंटी टीबी ड्रग सब आप जानते ही होगे बेटा, ये जो है ना इसको अच्छे से याद रखना, HRZES फर्स्ट लाइन है। एस जो होता है वो ओरल रूट से नहीं देते, इंजेक्टेबल होता है। ये आपका जो है आइसोनियाजेड, रिफेम्पसिन, पायराजिनामाइड, ठीक है, और ये आपका इथाम्ब्यूटोलियम फर्स्ट लाइन ड्रग होती है। इसमें से आइसोनियाजेड सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको विटामिन B6 की कमी हो जाती है, पेरिफेरल न्यूराइटिस कॉज करता है, ठीक है, हेपेटोटॉक्सिक भी होता है। आइसोनेट का मैकेनिज्म क्या होता है, माइकोलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। सभी एंटी टीबी रेजिमेंट्स का ये पार्ट होता है, ठीक है। रेफेम्पसिन है हमारा भाई, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, इसके लेने से बॉडी के सिक्रीशंस कलरफुल हो जाते हैं। कभी एंटी टीबी का पेशेंट आपको मिले और वो दवाई खा रहा हो तो उसको बताना बेटा कि अगर आपकी बॉडी सिक्रीशंस कलर हो जाते हैं तो चिंता की कोई बात नहीं, ऑरेंज रेड डिस्कलरेशन ये कॉज कर सकता है। पायराजिनामाइड होता है, ये भी माइकोलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। इथाम्ब्यूटोल क्या करता है, माइकोलिक एसिड के इनकॉर्पोरेशन को इनहिबिट करता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन हमारा प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, मिसरीडिंग ऑफ एमआरएनए करता है, और साथ में क्या करता है भाई, मेम्ब्रेन को भी इफेक्ट करता है। फर्स्ट एंटी टीबी ड्रग पूछे कभी कोई तो मुझे पता है बच्चे गलत करके आएंगे, बताना आंसर आप लोग कमेंट में। हमने पूछा फर्स्ट एंटी टीबी ड्रग का नाम बताओ, तो बच्चे आंसर बताइए आप क्या होगा। ए ऑप्शन में मैंने कहा आइसोनियाजिड होगा, बी ऑप्शन में कहा स्ट्रेप्टोमाइसिन होगा, सी ऑप्शन में कहा है पायराजिनामाइड होगा, और डी ऑप्शन में कहा है कि रेफेम्पसिन होगा। बताइए क्या आंसर लगाओगे। बहुत सारे बच्चे में पता है आइसोनेट लगा डालेंगे। आइसोनियाजिड सबसे इफेक्टिव है और सभी रेजिमेंट्स में प्रेजेंट होती है, बट पहली जो एंटी टीबी ड्रग है दैट इज द स्ट्रेप्टोमाइसिन। जब आइसोनियाजिड नहीं बना था तब स्ट्रेप्टोमाइसिन था, वो धीरे धीरे फिर हमने नए ड्रग डेवलप कर लिए तो ये हो गया, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे अच्छे से, ओके। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ से, ये अपना आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी पर्पस ऑफ द डेसिकेटर इन फार्मास्यूटिकल मेट्रोलॉजी। डेसिकेटर का काम क्या होता है बताओ, डेसिकेशन होता क्या है। ये बेटा डेसिकेटर जो वर्ड होता है मेन मॉइस्चर से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ये लिक्विड इक्विपमेंट ये कुछ नहीं होगा, मेंटेन द मॉइस्चर फ्री एनवायरनमेंट फॉर हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस, कि भाई वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब ना कर लें तो उसके लिए क्या लगा देते हैं, डेसिकेटर हम लगा देते हैं, तो सीधा सीधा आंसर ए हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इन द प्रिपरेशन ऑफ द बफर सॉल्यूशन इट इज इंपॉर्टेंट टू, ठीक है, चूज अ कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर विद अ पीके क्लोज टू द टारगेट पीएच। ऐसा क्यों करते हैं भाई बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, बफर को सब जानते हो आप लोग, बफर क्या होता है भाई, जो हमारे पीएच के चेंज को रजिस्ट करे, ठीक है। तो अब आप मान लो बफर बना रहे हो, देखो आपने बफर बनाया, आपको पीएच चेंज को रजिस्ट करना है, तो कैसा बफर बनाओगे आप, अच्छा वाला बफर की बुरा वाला।
हाई कैपेसिटी का बनाओगे ना भाई, तो अगर आप यहाँ पे कॉन्जुगेटेड एसिड बेस के पेयर लेते हो तो कैपेसिटी हाई हो जाती है। देखो हाई लिखा है कहीं पर, भैया बफर को रिड्यूस मत कराओ। एनएच द बफर रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी का काम की, कैपेसिटी अच्छी होना चाहिए, सॉल्बिलिटी का कोई रोल ही नहीं। टू मैक्सिमाइज द बफर कैपेसिटी, बफर कैपेसिटी को बूस्ट करने के लिए हम यूज करते हैं कॉन्जुगेटेड एसिड बेस के पेयर, ये ध्यान रखना है। ओके, तो ये हेंडरसन एसएलपी इक्वेशन है बेटा, अच्छे से याद रखना। पीएच इज इक्वल टू पी के लॉग, यहाँ पे आयोनाइज फॉर्म होता है, नीचे अनआयोनाइज फॉर्म, इसको अपन बोल सकते हैं कॉन्जुगेटेड फॉर्म, और ये हमारा एसिड फॉर्म, ऐसा भी बोल सकते हो। तो बफर कैपेसिटी जो होती है जब पीएच इज इक्वल टू पीके हो जाता है, तो इस केस में हमारी लगभग इसका रेशो जब 1 हो जाता है तो उसमें समय, उसी समय आपकी मैक्सिमम बफर कैपेसिटी होती है। तो यही आपका क्वेश्चन था, तो सीधा सीधा आंसर बेटा उसका ये था। तो ये सभी क्वेश्चन डिस्कस किए, और भी आगे मिलते हैं। तो आपको यहाँ पर ये जो क्वेश्चन डिस्कस किए ये 60 क्वेश्चंस थे, बट हमने बहुत सारे पॉइंट्स एक्स्ट्रा कवर किए। इसी तरीके से आपको पूरे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। अगर कभी आप भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो ना, तो जो बाकी ऑप्शंस होते हैं ना उनको भी एक्सप्लेन किया करो, वो जरूरी होता है। अगर आप क्वेश्चन पेपर लगा रहे हो उसका मतलब ये नहीं होता कि पुराने क्वेश्चन पेपर आपने लगाए, आंसर्स पलट के देख लिए और आगे बढ़ गए, नहीं। आपको सभी चीजों को एक्सप्लेन करना है, एक एक ऑप्शंस को। इससे आपके दिमाग में क्या पकती है, खिचड़ी पकती है, और जब खिचड़ी पकती है ना तो हेल्थ अच्छी होती है और एग्जाम में बढ़िया सिलेक्शन होता है। तो मिलते हैं भाई सभी के लिए नेक्स्ट पार्ट में। ओके।